हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? क्या चल रहा है आजकल? बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं हम। देख रहे हो ना मेरे मुंह पे स्माइल? बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ कैमरे के सामने। बस अब अब नहीं छोड़ेंगे साथ। अब एकदम पैरेलल ही चलते रहेंगे। बढ़िया बढ़िया रिवीजन लेक्चर देखते रहेंगे और ऐसे याद करते रहेंगे चीज़ों को। ठीक है ना? साथ देना बस मेरा। बस मेरे साथ बने रहना, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। और जो कराया था पहले वो भी याद आ जाएगा, और जो करोगे आगे वो भी याद आ जाएगा। करे चालू। तो देखो, अब जो सीए फाइनल के अंदर थोड़े बहुत टॉपिक्स में चेंज तो आया ही है। जो सेकंड मॉड्यूल है वो बिल्कुल ही नया है। जो मॉड्यूल 2 है उसके अंदर काफ़ी सारे आ गए। एस से 800 की पूरी सीरीज डाल दी, एस आर ए डाल दिए काफ़ी सारे 2400 वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें डाल दी। मतलब एक तरह से ये मान के चलो, जो मॉड्यूल 2 है वो हर किसी के लिए नया है। नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, फॉर टीचर्स एज वेल। हाँ ठीक है, टीचर्स के पास ज़्यादा नॉलेज होती है, बट वो भी उन्होंने काफ़ी दिनों तक पढ़ाया नहीं है, तो उन्हें भी तो पूरा ना सब कुछ रिवाइज तो करना पड़ेगा ना एक बार के लिए, कि अगर उन्होंने पढ़ा भी होगा, क्योंकि ये चीज़ें ना ज़्यादा यूज़ नहीं होती स्टार्टिंग में। अब हम ना 800 की सीरीज है बहुत आसान, और बस एक ना वो डर बैठा हुआ है क्योंकि नया है। 800 की सीरीज ज़्यादा यूज़ नहीं होती हमारे डेली लाइफ में एज इन ऑडिटर की डेली लाइफ में। नॉट कि हमारी डेली लाइफ में हम थोड़ी यूज़ करेंगे, ऑडिटर की डेली लाइफ में ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती। ऑब्वियस है ना कि भाई जो 100 से लेके 700 की सीरीज है वो जनरल सीरीज है। 800 की सीरीज स्पेसिफिक आ जाती है, तो कैसे यूज होगी? सब मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑडिट में, समझ रहे हो? तो अभी 800 की जो सीरीज है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान। मतलब मजा आ जाएगा। बस सुनना कि है क्या। पहले ना ये समझेंगे कि 800 की सीरीज कहना क्या चाहती है, फिर हम उसके अंदर एक एक चीज को लाइन बाय लाइन देखेंगे कि क्या बोलती है, क्या बोलते हो। याद हो जाएगी तुम्हें सीरीज। ये देखो, मैंने इतने बढ़िया नोट्स बनाए हैं, एग्जाम्पल्स के साथ बनाए हैं नोट्स। ठीक है, याद हो जाएगी तुम्हें सीरीज। कॉन्सेंट्रेट रखना, यहाँ पे सुनते रहना, और जैसे मैं बोलूंगा ना कि भाई क्या है क्या है, बस उसको अगर तुम्हें कहीं पे नोट भी करना है कर लेना, वरना ये नोट्स तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल ही दूंगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है ना? नहीं करा हुआ तो कर लो नोटिफिकेशन। अब हर हफ्ते कम से कम 3-4 वीडियोज आया करेंगी। उसके साथ साथ हम अब रील्स भी ला रहे हैं, जिसके अंदर हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी टच करेंगे। वो बात की बात है, पहले हम 800 सीरीज पे ध्यान देते हैं। अब सबसे पहले, मैं ये बार बार बोले जा रहा हूँ कि यार ये बिल्कुल अलग सीरीज है, इसका कोई लेना देना नहीं है डेली लाइफ ऑफ ऑडिटर की। क्या क्या मतलब है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ। जो 100 to 700 सीरीज है ना, वो क्या होता है, जितने भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और जिनका ऑडिट करता है ऑडिटर, तो वो 100 से 700 सीरीज का यूज करता है। बट जो 800-800 वाली सीरीज है, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होती है। मतलब कि ऑडिटर के जनरल, एक तो जनरल हो गया कि भाई हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एसेट करंट लाइबिलिटीज, और नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, इनका हमने लाइन बाय आइटम वाइज हमने हर एक चीज को ऑडिट करा। उसकी ऑडिट रिपोर्ट बनाई, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सब कुछ बनाया। उसके ऊपर हमने ओपिनियन दिया वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू आफ्टर कलेक्टिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और उसके बाद हमने बताया कि अगर एडवर्स देना है, डिस्क्लेमर देना है, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड, जो भी ओपिनियन देना है, ऑन द बेसिस ऑफ 100 to 700 सीरीज जो हमने पहले अप्लाई करी हुई है। अगर तुमने नहीं देखा 700 सीरीज वाला चैप्टर, जिसके अंदर मैंने पूरा बताया ऑडिट रिपोर्ट कैसे कैसे क्या बनती है, उसके अंदर ओपिनियन कैसे डिराइव करते हैं, अभी जाके देखो। अगर वो देखी हुई है तो यहीं पर रहो। अब 800 की सीरीज में क्या होता है यार, देखो। जो अब देखो, मैं तुम्हें ना एग्जांपल देता हूँ 800 की सीरीज का ना, मैंने एक तुम्हारे लिए निकाल के भी रखा है एग्जाम्पल। ये ना टाटा कॉफी लिमिटेड है। अभी टाटा है बहुत बड़ा ब्रांड, उसकी 100 से ज्यादा कंपनीज है। तुमने टाटा कॉफी का नाम भी नहीं सुना होगा। टाटा बेवरेजेस भी है, टाटा कॉफी भी अलग से कंपनी है, टाटा टी अलग से, टाटा का बहुत बड़ी कंपनी है टाटा की। अब ये ना स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, ठीक है, टाटा के। अब टाटा के जो स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, क्यों बनाए हैं, क्यों बनते हैं, ये भी सब हम देखेंगे। अब पहले मैं बताता हूँ, स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ना, एक तरह से या तो रेगुलेटर कोई बोले या फिर क्रेडिटर्स के लिए हो। मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब बहुत सारे। देखो दिखाता हूँ तुम्हें, एग्जांपल्स दिखाता हूँ सबसे पहले कि होता क्या है, कैसे एग्जांपल्स है। ये आईसीआई के एग्जांपल्स है, मैंने नहीं बनाए, ये आईसीआई के एग्जांपल्स है। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की क्या क्या एग्जांपल्स है, देखो, देखना। कैश रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कैश फ्लो इंफॉर्मेशन दैट एन एंटिटी मे बी रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर फॉर क्रेडिटर्स। अरे ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं ना, कैश बेसिस और डिस्बर्समेंट बेसिस, ये क्रेडिटर्स के लिए है।
अरे क्रेडिटर्स को देखना है कि कंपनी कैसे फंक्शन कर रही है, उनके लिए कुछ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर क्रेडिटर के लिए बोल रहे हैं कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के उन्हें एनालाइज कराने कि हाँ भाई तुम्हारी पेमेंट आ जाएगी, डरो मत, हम पैसा कहीं भाग के नहीं जा रहे, तो उन्होंने कैश बेसिस और डिसबर्समेंट बेसिस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मांग करी। तो फिर क्या करती है कंपनी क्या करती है, फिर ऑडिटर को हायर करती है। अब क्या होता है, एक तो नॉर्मल ऑडिटर होता है जो ऑडिट करता है जनरल पर्सन, मतलब जो बड़ी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैंने तुम्हें पहले भी दिखा रखी है, रिलायंस की दिखाई थी ऑडिट रिपोर्ट, चैप्टर करा था जब हमने 700 की सीरीज, नहीं देखा तो दोबारा जाके देखो, उसमें मैंने रिलायंस का अच्छे से एग्जांपल देकर तुम्हें बताया था कि कैसे रिपोर्टिंग करती है ऑडिटर, रिलायंस के ऑडिटर ने कैसे रिपोर्टिंग करी है और कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, पूरा होता है, पूरा सब कुछ होता है। अब जनरल पर्पस में ना सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस में सिर्फ उस स्पेसिफिक पर्पस के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे गए हैं, और उसके अंदर हम ये बताते हैं किस चीज के लिए है ये। अब इसके अंदर क्रेडिटर्स बोल रहे हैं ना, तो उसके अंदर हम रिस्ट्रिक्शंस ऑफ यूज के अंदर डाल देंगे कि भाई ये सिर्फ क्रेडिटर के यूज के लिए है, जनरल आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी के लिए तो कर दी ऑडिटर ने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले ही पब्लिश। अब वही ऑडिटर क्या करेगा, अब स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आ जाएगा। अब भाई क्रेडिटर को चाहिए तो क्रेडिटर के बेसिस पे बनाएगा ना। तुम समझ रहे हो मेरा कंटेक्स्ट क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये बहुत कंडेंस्ड होते हैं, बहुत छोटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं कि भाई सिर्फ क्रेडिटर के यूज के लिए हो गए, समझ रहे हो? ये एक स्पेसिफिक यूज के लिए होते हैं। ये हर कोई नहीं, अगर मैं मान लो जनरल में इन्वेस्टर हूं, मैं यूज करूंगा ना, मेरे लिए वेस्ट है। मैं जनरल पर्पस के बेसिस पे एनालाइज करके पैसा डालूंगा कंपनी में। बट क्रेडिटर है, क्रेडिटर को आगे उधारी देना है। हाँ जी, तो हम कहाँ पे थे? हम कह रहे थे कि देखो हमने कैश रिसीट्स और डिसबर्समेंट का ऑन द बेसिस कि भाई क्रेडिटर्स को हमें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना कि भाई कैसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा कैश बेसिस कैसा है, हमारा डिसबर्समेंट बेसिस कैसा है। अब आते हैं भाई रेगुलेटर्स, जैसे एससेबी हो गया, आरबीआई हो गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया, और अपना ये जो आरबीआई हो गया, आईआरडी हो गया, इनको भी कभी कभार ना ये कह देते कि भाई इस बेसिस पे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके दो। अरे जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिस पे प्रिपेयर करने के लिए बोलते हैं ना, वो यार हमारे जनरल यूजर्स के लिए नहीं है, वो उन्हीं के लिए है। वो आरबीआई के लिए ही हो गए, वो एस सेबी के लिए ही हो गए, वो ये आईआरडीए के लिए ही हो गए। वो कहीं तुम कुछ निकाल नहीं पाओगे उससे कंक्लूजन, बिकॉज उन्होंने मांगे हैं कि हमें ये वाले फॉर्मेट में ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दो। वो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए कि वो कोई पर्पस फुलफिल कर रहे हैं, समझ रहे हो? अब देखो जैसे एग्जांपल थे, हम ये वाला रेगुलेटर वाला एग्जांपल दिया हमने, फिर है कि भाई अब जैसे मान लो कि कोई कंपनी जैसे टाटा कॉफी लिमिटेड का, जैसे हमने अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे थे, इनको भाई मान लो लोन चाहिए, लोन कोवेनेंट देखेंगे ना कि भाई उनकी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो ठीक है या नहीं है, देखना पड़ेगा ना फिक्स्ड एसेट्स ठीक है या नहीं है। या फिर उसके क्या नाम है कि भाई अगर वो कोई कोलेटरल एज अ कोलेटरल जमा करा रहे हैं, अपने कोई फिक्स्ड एसेट्स पे कोलेटरल बनवा रहे हैं या फिर अपनी वर्किंग कैपिटल पे कोलेटरल बनवा रहे हैं, उनका भी तो हमें कुछ सिस्टम चाहिए, क्योंकि उनके बहुत सारे होते हैं यार फिक्स्ड एसेट्स। एक आध फिक्स्ड एसेट्स से काम नहीं चलता उनका, उनका लाखों फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, उनकी रिपोर्ट तो होनी चाहिए ना, समझ रहे हो ना? रिपोर्ट तो होगी उनकी। अरे उसके बेसिस पे तो एनालाइज करेंगे ना कि कोवेनेंट ठीक है भाई, जो तुम लोन दे भी रहे हो कंपनी को, तुम चेक तो करोगे कहीं कंपनी भाग जाएगी, जैसे विजय माल्या भागा था, नीरव मोदी भागा था। अरे जब भी तो ये सब इनकी रिपोर्ट्स बनवाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की, ये जब भी ऑडिटर का काम ना, ऑडिटर का इससे स्कोप बढ़ता ही है। वो नॉर्मल ऑडिट तो कर ही रहे, स्पेशल पर्पस ऑडिट करते हैं उनकी फीस बढ़ जाती है, क्योंकि वो अलग से स्कोप हो गया ना भाई। स्कोप में जो हमारा नॉर्मल स्कोप होता है ना, वो 100 से 700 सीरीज कवर करता है कि हम वही ऑडिट करके देंगे, जनरल ऑडिट करके देंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जनरल ऑडिट करके देंगे, स्पेशल पर्पस के लिए फीस अलग से लगेगी। इससे ऑडिटर और भी पैसा कमाते हैं। अब अगर ऑडिटर को पता है कि भाई उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे स्पेशल पर्पस बनाने में कितनी देर लगेगी भाई, उन्हें 800 की सीरीज से चलेंगे और एक 100 से 700 सीरीज तो अप्लाई करनी है 800 के अंदर, अभी बताऊंगा वो भी क्या है। 800 की सीरीज अप्लाई करनी है 3 एससीएस के अंदर, फटाफट देख लेंगे, खत्म है, वो बहुत आसान है ऑडिट। और ये वाले इससे क्या है, ऑडिटर की फीस बढ़ती है और पैसे ही कमा रहा है ऑडिटर हर जगह से। अब जैसी जनरल पर्पस आती है ऑडिटर बढ़िया सी फीस कोट कर देता है, ठीक है, समझ गए ना? जैसे बॉन्ड इंडेंचर हो गया, लोन अग्रीमेंट हो गया, इनके लिए कोई स्पेशल पर्पस मांग ले भाई, अपनी इंटेंजिबल्स की रिपोर्ट दो, टेंजिबल्स की रिपोर्ट दो, अपने कोलेटरल्स क्या क्या उनकी कोई रिपोर्ट दो, प्रोजेक्ट ग्रांट अगर उन्हें ग्रांट चाहिए तो भाई बताओगे ना कहाँ पैसा खर्च करोगे, अपनी उनकी वो एनालिसिस करके प्रोजेक्शंस दो, सब दो, हर चीज़ की रिपोर्ट मांग सकते हैं ना। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें स्पेशल पर्पस के, ठीक है? तो अब देखो तीन तीन एसेस कवर करते हैं इसमें, 800, 805 और 810, ठीक है? इसका ना ऑब्जेक्टिव क्या है, अब ये देखते हैं 800 की सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हमें क्या करना है, हमें करना है प्लान करना है, परफॉर्म करना है, एक्सेप्ट करना है, क्या किस चीज़ को, जो एंगेजमेंट ही तो बोलते हैं, ऑडिट एंगेजमेंट ही तो होती है, एंगेजमेंट को, और फॉर्म करना है एक ओपिनियन,
कि जो भी स्पेशल पर्पस है वो फुलफिल क्या है, उसका कंक्लूजन तो निकालना पड़ेगा ना। ओपिनियन क्या है तुम्हारा, कि अगर तुम कैश की रिपोर्ट दे रहे हो या फिर तुम क्रेडिटर्स को कैश बेसिस और डिसबर्समेंट बेसिस की रिपोर्ट दे रहे हो, इसकी कंक्लूजन क्या है, ओपिनियन तो बताओगे ना। फिर रिपोर्टिंग कंसीडरेशंस क्या है, बट नॉट फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अरे उस पर नहीं देंगे हम रिपोर्ट या ओपिनियन, उस पर फॉर्म नहीं करेंगे जो इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। तुम समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल पे हम कोई भी ओपिनियन देंगे नहीं, क्योंकि हमने वो जनरल पर्पस में दे दी। और 800 सीरीज ये चीज़ की स्कोप को कवर ही नहीं करती। अरे भाई बहुत छोटे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरनल कंट्रोल पे अगर हम इफेक्टिवनेस देने चले गए तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़े बन जाएंगे। स्पेशल पर्पस एक स्पेशल पर्पस फुलफिल कर रहे हैं ना, तुम समझ रहे हो ना, स्पेशल पर्पस फुलफिल कर रहे हैं। उनके लिए फिर क्या है, हम इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल पे काम नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना। उसके बाद आती है, अब हम 800 की सीरीज पे आते हैं, ठीक है। देखो जैसे अब 800 की सीरीज क्या बोल रही है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। समझ रहे हो, इसका ये है मोटिव क्या है इसका, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मैंने एग्जांपल दिए, कैश बेसिस हो गया, डिसबर्समेंट बेसिस हो गया। फिर उसके बाद भाई देखो, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, जो भी आरबीआई की कोई गाइडलाइंस के बेसिस पे, कैश बेसिस की कोई गाइडलाइंस के बेसिस पे, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए। 800 का ये ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आता है 805 का भी ऑलमोस्ट सिमिलर ऑब्जेक्टिव है, वो बोल रहे हैं ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे भाई जैसे मान लो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट हो गया ना, उस पर हमने कोई रिपोर्ट दी। फिर उसके बाद स्पेसिफिक एलिमेंट, कोई एलिमेंट उठाया, जैसे रेवेन्यू उठाया, डेटर्स उठाए, कैश उठाया, उसके ऊपर ओपिनियन देना, कोई अकाउंट उठाया आइटम, उसके ऊपर ओपिनियन देना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ गए ना, समझ गए ना, यही है इसका मतलब। इसका मतलब क्या है, ये जितने भी दो एसेज हैं ये बोलते हैं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, ऑडिट बना के उसका ओपिनियन देना ही है। और अगर कोई स्पेसिफिक आइटम है या फिर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, उस पर क्या ओपिनियन रहेगा हमारा। 810 डील करता है कि भाई एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अरे भाई जैसे मान लो किसी को समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन चाहिए। समरी समझते हो, समरी क्या है, समरी मतलब जो बड़े बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो 810 कवर करता है। सिंपल सी चीज़ है। वो पहला तो स्पेशल फ्रेमवर्क करता है, फ्रेमवर्क से डील करता है, फिर स्पेसिफिक एलिमेंट या फिर अकाउंट और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील कर रहा है, फिर वो कर रहा है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील। समझ गए ना तुम, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील कर रहा है वो। अभी ये मैंने सिर्फ ऊपर इनकी जो हेडिंग्स हैं इनका मतलब बताया, अब अंदर घुस रहे हैं हम धीरे धीरे। देखो ऑडिट 800 सीरीज क्या बोल रही है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ये तो जो हमने भी ऊपर पढ़ा था। अब है क्या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का क्या मतलब है, ये होता है डिजाइन टू मीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स। एक सेकंड रुकना यार, एक सेकंड, मैंने इसको कॉपी नहीं करा ना, फिर वो बाद में दिक्कत आएगी। जैसे एक सेकंड देना, कॉपी। अच्छा मैं चेक कर लूँ जरा, ठीक है। मेरे को ना दिक्कत आएगी, वरना जब अपलोड करेंगे ना चैनल पे तब दिक्कत आती है। ठीक है चलो वापस आ जाते हैं। एक सेकंड यार, बस एक सेकंड, हो गया, डन है। ठीक है, हम कहाँ पे थे, 800 की सीरीज पे। 800 की सीरीज बोल रही है 800 सिर्फ ऐसे 800 बोल रहे हैं डिजाइन कि उसका पर्पस है डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स। यार मैंने एग्जांपल दिया ना, क्रेडिटर्स का यूज फुलफिल कर रहे हैं वो। अरे भाई उनको पता तो चलना चाहिए कैश बेसिस डिस्बर्समेंट बेसिस पे पैसा पैसा कब अब आ रहा है। अरे पैसा जब आएगा उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे भाई इसको माल देना है नहीं देना है, इनकी कैश पेमेंट कैसी है, या इनका डिस्बर्समेंट कितने दिन में, भाई 30 दिन में दे रहे हैं, 60 दिन में दे रहे हैं, कैसे है क्या है,
वो ये जो एक स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल कर रहे हैं ना, इस 800 का मतलब ये 800 सीरीज का एग्जांपल्स मैंने तुम्हें यहाँ पे दे दिए थे। अब यहाँ पे ना ये मैंने ढूंढ ढांड के निकाले। कैश बेसिस में होता है स्टेटमेंट ऑफ कैश एंड इक्विटी की स्टेटमेंट, उनका इक्विटी कितनी है कि भाई इन केस अगर पैसा कम पड़ जाए तो हम इक्विटी शेयर होल्डर से कैसे पैसा रिकवर, कितना पैसा है। और स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट जो तुम्हें पहले एग्जांपल दे चुका है। अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ स्पेसिफिक इंटेंडेड यूजर्स की। इंटेंडेड यूजर्स जैसे क्रेडिटर्स, आरबीआई, ये इंटेंडेड यूजर्स हैं, उनकी अगर कोई नीड फुलफिल कर रहा है वो होता है स्पेशल पर्पस। और जनरल पर्पस होते हैं जो जनरल पब्लिक जैसे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स सब उसको यूज करके एक एनालिसिस और एक कंक्लूजन पे ड्रॉ कर सकते हैं। देख फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से क्या है, आई हैव टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, सो आई हैव टू सी दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बोल रहे हैं, क्या उनके एनालिसिस हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ऑडिटर ने कोई दिक्कत तो नहीं निकाली, मॉडिफाइड दे दिया और कोई डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दिया, फिर क्या मेरे तो पैसे डूब जाएंगे। आई विल नॉट इन्वेस्ट इन दैट कंपनी ना इन विच ऑडिटर इज गिविंग एनी एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, बिकॉज आई एम नॉट ट्रस्टिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके अंदर तो घपला कभी भी हो सकता है भाई। जैसे IL&FS का केस हुआ था, उन्होंने बता दिया था कि उन बहुत सारी एफडी पड़ी, नहीं थी ना एफडी, ये ऑडिटर की गलती थी, उसने नहीं ली एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अरे भाई हमारा ऐसे बोल रहा है, चीख चीख के बोल रहा है 505 के एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने, फिर भी तुम नहीं ले रहे हो। अरे भाई तुम्हारी गलती है ना, फिर आज वो कंप्लाई नहीं कर रहा, जब भी तो उनके ऑडिटर जेल में थे ना। हमें तो सारे SCS के हिसाब से चलना होता है, समझ रहे हो ना। ये क्या है, ये तो हो गया। अब इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से मैंने बताया कि कोई घपला वपला ना हो कंपनी में। गवर्नमेंट के बेसिस, गवर्नमेंट भाई इनकम टैक्स सही से जमा करा रहे हो, GST सही से जमा करा रहे हो, नहीं करा रहे हो, भाई रेड लग जाती है। फिर अगर कंपनी जमा नहीं कराती ढंग से, पैसे रोक लेती है गवर्नमेंट, जो तुमने जमा कराया या रिफंड लेना हो या डिमांड खड़ी कर देती है मोटी मोटी। फिर कंपनी बढ़ती रहती है, फिर शेयर डाउन हो जाते हैं, जैसी न्यूज़ में आता है कि भाई कंपनी की 700 करोड़ की डिमांड निकल गई। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी होते हैं। टाइम टू टाइम ऑडिटर को सब कुछ चेक करना होता है। ऑडिटर को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज की इकोनॉमिक्स में। तुम्हें लग रहा होगा हम CA कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर दी, ये मेहनत काम आएगी आगे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑडिटर, समझ रहे हो ना। जैसे फुल अक्रूवल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग में क्या आता है, इनकम स्टेटमेंट भी बना रहे हैं हम, ठीक है, बैलेंस शीट भी बना रहे हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब इनके सारे नोट्स आएंगे एक एक करके, रेवेन्यू फ्रॉम अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, सब सब आएगा। फिर इनकम टैक्स का नोट आएगा, बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी के अंदर जो भी आइटम्स आते हैं, और अगर नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटीज में प्लांट प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, सबका नोट आएगा नीचे कि उसके अंदर क्या क्या तुमने डिस्क्लोज करा है। तो पूरे पर्पस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए। और ये इन्फॉर्मेशन नीड्स किसकी फुलफिल करें, वाइड रेंज ऑफ यूजर्स, मतलब इन जनरल पब्लिक। मैंने किस किस का नाम लिया था, मैंने इन्वेस्टर को बताया था, मैंने गवर्नमेंट को बताया था, और जैसे और भी क्रेडिटर्स भी यूज कर सकते हैं, डेटर्स भी यूज कर सकते हैं, और शेयर होल्डर्स तो यूज करते ही हैं, और जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे ड्रॉ करते हैं कोई कंक्लूजन, वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, वैसे कंपनी कैसी चल रही है, अब कंपनी में अब क्या क्या चेंजेस करें, क्या क्या करें। ये सब एक जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स बेसिस पे बनाए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अरे भाई तुमने FR के अंदर पढ़ा है ना, FR के अंदर टैक्स बेस और होता है और एक अकाउंटिंग बेस होता है, उनका डिफरेंस फिर डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनता है। उनके बेसिस पे उन्होंने बोला टैक्स बेसिस पे हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर करके दो। तो फिर ऑडिटर के पास जाएंगे, ऑडिटर ऑडिटर मेरे को ना टैक्स बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके दो। तो फिर ऑडिटर बोलेगा हाँ जी बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि ऑडिटर तो बना क्यों करेगा, पैसे आते हो किसी को अच्छे, किसी को बुरे नहीं लगते, अच्छे ही लगते सबको पैसे आते हुए। तो ऑडिटर कहेगा ठीक है 10 लाख रुपए दो, मैं कर देता हूँ। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, उन्हें तो देने पड़ेंगे भाई, इनकम टैक्स वाले ने मांग लिया, देने पड़ेंगे। रेगुलेटरी बेसिस पे RBI का फोन आया, हेलो हेलो टाटा कॉफी तुम एक काम करो, RBI तो चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, RBI पे टाटा कॉफी को लिमिटेशन लागू नहीं होती, क्योंकि भाई वो RBI तो उनको पकड़ेगा ना, बैंक्स को, NBFC इन सबको नहीं पकड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि हेलो RBI कॉल कर रहे हैं टाटा को, हेलो हेलो हाँ जी सर टाटा कॉफी से बोल रहे हैं, हाँ जी बोल रहा हूँ। तो सर एक काम करो, मेरे को ना ये सारी डिटेल दे दो, और ये ना 15 दिन के अंदर दे देना, और उसके बाद वरना पेनल्टी है। तो अब भाई घबरा गया टाटा कॉफी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बंदा कि यार ये तो फोन आ गया, अब तो करना पड़ेगा। अब इन पे सबसे सबसे पास कौन रहेगा उनके, जो जिसने ऑडिट करी है, उन्हें आइडिया है ना भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उसने तो ऑडिट करी है, उसे 10 मिनट लगेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में। 10 मिनट तो कम बोल रहा हूँ, मतलब 10 मिनट तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, मतलब उसे लगेंगे 10-15 दिन में वो करके दे देगा, कुछ आइडिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। वो अपने बंदे को बुलाएगा, एक काम कर यार तू टाटा कॉफी का तो तुमने ऑडिट करा ही है, अपने जैसे जो बिग 4 का कोई पार्टनर होगा फॉर एग्जांपल, उसने फ़ोन करा कि फलाने फलाने बंदे को कि भाई तू आ जा और ये देख ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके ऐसे ऐसे, और RBI की रेगुलेशन के हिसाब से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके देने हैं, और हमारे पास 20 दिन की टाइम लिमिट है। फिर वो कहेगा ठीक है सर कर दूंगा, 10 दिन में कर दूंगा, 5 दिन में आपको रिव्यू करा दूंगा, दे देंगे आगे, बन गए। तो इसलिए ना जो ऑडिटर कर रहा होता है उसका स्कोप बढ़ के उसकी फीस ही और बढ़ जाती है स्पेशल पर्पस में, समझ गए। ठीक है, अब आते हैं क्या होता है, आगे बढ़ते हैं।
अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है बिटवीन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट, यार कोई रिक्वायरमेंट मांग ली अलग से, और यार कुछ भी मांग सकते हैं, आरबीआई कुछ भी मांग सकता है, एडा कुछ भी मांग सकता है, और क्रिएटर्स कुछ भी मांग सकते हैं ना। अब उन्होंने कुछ भी मांग लिया तो इसके अंदर क्या है, इनके ना एक्शंस दे रखे होते हैं उनके लॉ में कि उन्हें क्या फॉलो करने हैं, वो ऑडिटर उसके बेसिस पे उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देगा। जो भी प्रिस्क्राइब एक्शन होंगे यार, हमारे सिलेबस में वो प्रिस्क्राइब एक्शन या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है उसकी कोई अकाउंटिंग या फिर उसका कोई जिक्र नहीं है, वो हमें पढ़ना भी नहीं है। मैं तुम्हें जस्ट बता रहा हूँ प्रिस्क्राइब एक्शंस हैं जो कि ऑडिटर देखेगा कि कौन सा सही है और वो उस एक्शन के बेसिस पे काम कर लेगा। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है किसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में और कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट अगर जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मांगी गई है, तो समझ गए ना, समझ रहे हो ना, यही ध्यान देते रहो, समझ आ जाएगा। बहुत आसान है 800 सीरीज यार, कुछ नहीं है 800 सीरीज में, सही बता रहा हूँ। वैसे तो किसी सीरीज में कुछ भी नहीं है, बस कंसंट्रेशन से पढ़ते रहो, याद होती जाएगी तुम्हें चीज़ें। और बस मतलब समझ के पढ़ोगे ना तो जल्दी चीज़ें याद होगी, रट्टा मार के पढ़ोगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। रट्टा छोड़ दो, मतलब से समझो, अरे बड़ा मजा आएगा। तुम खुद ने जैसे जिसने ऑडिट में आर्टिकलशिप करी है ना, अगर तुम उसे रिलेट कर करके पढ़ोगे ना तो तुम्हें चीज़ें जल्दी याद होगी। ज़्यादा दिन तुम उसको रीड करे जा रहे हो कि यार याद हो जाए वो सब, कि यार ये याद कैसे होएगा, बार बार रीड करे जा रहे हो, रट्टा मारे जा रहे हो, ऐसे नहीं। विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, विद द हेल्प ऑफ मेमोरी टेक्निक्स, एंड बिफोर दैट अंडरस्टैंड दैट ऐसे। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अंडरस्टैंड करके दोगे ना तो तुम कुछ भी अगर नहीं भी याद आना तो यू कैन मेक इट ऑन द एग्जाम डे। वो जो 3 घंटे का टाइम होता है, समझ रहे हो ना। अब आते हैं कि भाई अब देखो, आज जो 800 की सीरीज कहती है ना, 800 की सीरीज यही बोलती है कि तुम्हें 100 से लेके 700 सीरीज तो अप्लाई करनी ही है, बट ऑन द बेसिस कि कौन से स्पेशल पर्पस में लग रहे हैं, नहीं लग रहे। अगर जो नहीं लग रहे उन्हें हटाओ और जो लग रहे हैं तो उन्हें अप्लाई करो। और इसमें क्या होता है, जब 800 की सीरीज आ जाती है ना लाइन में, तो 100 से लेके 700 सीरीज के अंदर काफी कम एसेज रह जाते हैं जो कि हमें अप्लाई करने होते हैं 800 के अंदर। अरे 800 के अंदर हम बना तो जो ओपिनियन दे रहे हैं, दे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ आइटम पे दे रहे हैं, सिंगल फाइनेंशियल पे स्पेशल फ्रेमवर्क पे दे रहे हैं, दे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रहे हैं ना। अरे तो ऑडिट कर रहे हो तो चीजें तो वही करोगे जो 200 सीरीज बोलती है, 300 सीरीज बोलती है, 400 सीरीज बोलती है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन 500 वाली सीरीज आ गई, इन्वेंट्री जो भी है, 600 सीरीज अगर यूज करने किसी ऑडिटर का, 700 सी ऑडिट रिपोर्ट तो 700 के हिसाब से ही बनाओगे ना। 800 बताती है एक स्पेशल पर्पस के अंदर तुम्हें कैसे कैसे क्या चीजें करनी है, और स्पेशल पर्पस है क्या, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, उस केस में क्या करना होगा तुम्हें, करने सारे एसेज अप्लाई होंगे। इसलिए ना, देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे सिलेबस में 100 से लेके 700 की सीरीज थी। सीए फाइनल और सीए इंटर बच्चों को कुछ को भी नहीं पता था। अभी ये इंट्रोड्यूस हुई है सीए, ये 800 की सीरीज, क्योंकि बहुत कम अप्लाई होती है, क्योंकि इसका स्कोप बड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अरे भाई जनरल पर्पस क्या है, हर एक कंपनी को कराने पड़ेंगे ऑडिट। जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस ना कई बहुत कम कंपनीज को कराने पड़ते हैं, या कोई डिमांड पे किसी के पे कराने पड़ते हैं, कोई लॉ रेगुलेशन की किसी की डिमांड आ गई या किसी और चीज़ पे। इसलिए 800 की सीरीज ना ऐसे अब लाया है, समझ रहे हो ना, 800 की सीरीज अब आई है। अदरवाइज 100 to 700 इज फुल फ्लेज सीरीज, और ये एक तरह से जनरल सीरीज है, ये होगी 800 में भी यही अप्लाई होगी, बट 800 के बेसिस पे ये अप्लाई होगी कि क्या क्या चीजें 800 पे एप्लीकेबल है वही तो अप्लाई होगी ना, जो बाहर है उन्हें हटाओ। नहीं हो रही अप्लाई, छोड़ो। कोई आइटम में नहीं हो रहा अप्लाई, छोड़ो। मान लो एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं हो अप्लाई हो रही, हटाओ उसको, करेंगे क्यों हम फिर 505 अप्लाई, समझ रहे हो ना। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट हटाओ, जो 510 वाली है जिसमें ओपनिंग बैलेंस चेक करते हैं, हटाओ उसको, नहीं करनी यार हमें चेक, जब ओपनिंग बैलेंस ने पहली बार बना रहे हैं हम ये, उनका क्यों करेंगे फिर अबाउट इट। तुम समझ रहे हो ना, मैं मेरा कंटेक्स्ट समझना, अभी धीरे धीरे सब कुछ कवर हो जाएगा। इससे 200 क्या बोल रहा है स्पेशल पर्पस ऑडिट में, ऐसे 200 तो जनरल जनरल बोलता है बातें कि कैसे क्या ऑडिट क्या सब कुछ। अब इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, हैव टू कंप्लाई विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस तो हैम्पर नहीं करोगे ना, अरे भाई ऑडिटर तो वही रहेगा ना, ऑडिटर इंडिपेंडेंस हैम्पर करके तो करेगा भाई। फिर अगर जो ऑडिटर है, मान लो उसने ऑडिट करा, अब आगे स्पेशल पर्पस का ऑडिट, अब वो उसने मान लो शेयर्स खरीद लिए, इंडिपेंडेंस हटाते वो ऑडिटर नहीं कर पाएगा ऑडिट उसका। भाई वो करेगा भी क्यों, वो खरीदेगा ही क्यों शेयर्स, क्योंकि उसे तो अगले साल भी ऑडिट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस तो वो भी चेक करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। भाई 800 सीरीज क्या बोलती है, 100 से 700 सीरीज तुम्हें अप्लाई करनी है, अब 200 सीरीज में इंडिपेंडेंस बोलते तो इंडिपेंडेंस तो चेक करनी पड़ेगी ना, कि तुम इंडिपेंडेंट तो हो ना, इससे इन्फ्लुएंस तो नहीं होगा ना तुम्हारा डिसीजन, समझ गए। पक्का, पक्का ना। नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं हम। अब क्या रहा है, हैव टू कंप्लाई विद ईच रिक्वायरमेंट ऑफ एसे, वही मैंने तुम्हें बोला, हर एक एसे की रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी, किसके, अनलेस सच एसे इज नॉट रेलिवेंट। अरे भाई रेलिवेंट नहीं तो हटाओ ना, हटाओ उसको, रेलिवेंट नहीं तो छोड़ो। अरे रेलिवेंट है तो चेक करेंगे, रेलिवेंट नहीं तो छोड़ो।
और इट इज़ कंडीशनल और सच कंडीशन डज नॉट, अगर कंडीशनल है कोई ऐसे जैसे होते हैं कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं कि भाई जैसे इंटरनल ऑडिटर की यूज़ नहीं है तो 610 नहीं होगा, अदर ऑडिटर की नहीं होगा, कंडीशनल बेसिस हो गए ना ये वाले। जो अगर कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती तो क्यों अप्लाई करेंगे हम, वो तो नॉर्मल में भी नहीं करेंगे और इसमें भी नहीं करेंगे, वही सेम बात है, रिपीट और कुछ भी नहीं बोल रहा। अब जैसे एस से 320 क्या बोल रहे हैं, जजमेंट अबाउट मैटर। अरे यार 320 ना मटीरियलिटी के बारे में बात करते हैं, मटीरियलिटी समझते हो ना, ऑडिट करा है सबको पता होगी मटीरियलिटी क्या होती है। मटीरियलिटी पता क्या होता है, हमने ना मटीरियलिटी लेवल डिसाइड कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने देखा कि भाई इसके ना टर्नओवर 100 करोड़ का और इसके एसेट्स हैं 200 करोड़ के, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी XYZ कंपनी, इसका टर्नओवर है 100 करोड़ का और इसके एसेट्स हैं 200 करोड़ के। उन्होंने लिखा टर्नओवर का हमने ले लिया 1%, 1 करोड़ से नीचे वाली चीज़ों पे ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे, 1 करोड़ से ऊपर वाली चीज़ों पे ध्यान देंगे। या किसी ने एसेट बेस लेके उसका निकाल दिया 1% कि भाई 2 करोड़ से 200 करोड़ के बाद ऐसे ना एसेट्स, तो 2 करोड़ से नीचे वाले आइटम्स को हम इमटेरियल कर सकते हैं। मान लो अगर डिफरेंस आ रहा है 2 करोड़ से नीचे का तो हम छोड़ देंगे उसे, इमटेरियल करके छोड़ देंगे। भाई ऑडिटर यही करते हैं, एक एक चीज़ को करना, एक एक चीज़ को चेक करना इज़ नॉट ऑडिट। हम 50 60 70 80% ही तो चेक करेंगे, अगर 100% चेक करना है ऑडिट नहीं बोलते उसे। भाई ऑडिट 100% नहीं हो सकती कभी भी, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम फ्रेम विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड विच वी हैव टू गिव आवर ओपिनियन। जो टाइम फ्रेम है ना, ये जितनी चीजें बोली मैंने, इनका टाइम फ्रेम कितना आता है, 30 दिन 40 दिन 45 दिन। अरे भाई कितने बंदे लगा दोगे, 1000 लोग थोड़ी लगाओगे एक ऑडिट में, भाई वो संभल में भी नहीं आ पाएगा स्टाफ। जो वहां पे बैठा होगा ना ऑफिस में, उन स्टाफ को बाहर जाना पड़ेगा, ऑडिटर के लिए जगह नहीं बचेगी। नॉर्मल सी बात है ना भाई, एक सीटिंग कैपेसिटी होती है, उससे बाहर थोड़ी चले जाओगे। तो फिर तो भाई फाइनेंस वाले बंदों को बाहर जाना पड़ेगा, ऑडिटर ही बैठ जाएगा हर जगह, वही लैपटॉप लेके करता रहेगा अगर तुम्हें 100% ऑडिट कराना है। समझ रहे हो ना, तो मटीरियलिटी डिसाइड करनी पड़ती है। मटीरियलिटी समझते हो ना, कि इसके नीचे नहीं जाएंगे हम, इसके ऊपर ऊपर रहेंगे, इसके ऊपर ऊपर वाली चीज़ें हम अच्छे से चेक करेंगे, बट इसके नीचे वाली अगर चीज़ों में डिफरेंस आ रहा है तो हम एक बार के लिए छोड़ देंगे। तो मटीरियलिटी क्या होती है, देखो नॉर्मल जनरल पर्पस में तो ऑडिटर डिसाइड करता है कि इज डिटरमाइंड बाय ऑडिटर फॉर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ गए ना, क्योंकि वो फाइनेंशियल वो ग्रुप के लिए है। अरे भाई हर के क्या यार, वो जनरल पर्पस है, ऑडिटर के अपने क्राइटेरिया बना रखे हैं कि भाई वो 5% लेगा, 2% लेगा, 1% लेगा, वो टर्नओवर का लेगा, बैलेंस एसेट्स का लेगा, किसका लेगा, सबके अलग अलग क्राइटेरिया हैं, किसी का भी ले सकते हैं, जो भी ऑन द बेसिस ऑफ उसकी नेचर सराउंडिंग एनवायरनमेंट सब देख देख के किसका लेना है उसका बेस का ले लेगा, उसका ले लेगा मटीरियलिटी। अब अगर स्पेशल पर्पस की बात करते हैं ना, इसके अंदर मटीरियलिटी कौन डिसाइड करता है, इन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क मैनेजमेंट में एग्री विद इंटेंडेड यूजर्स ऑन थ्रेशोल्ड बिलो विच मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड विल नॉट बी करेक्टेड और अदरवाइज एडजस्टेड। अब इसका क्या मतलब है, ये बोल रहे हैं ऑडिटर मैनेजमेंट, ऑडिटर पहले डिसाइड करे जनरल पर्पस में, इसमें मैनेजमेंट डिसाइड करेगी विद इंटेंडेड यूजर्स। क्रेडिटर को बोल दिया भाई मेरी बात सुन ले, मैं करवा रहा हूँ तेरे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क ऑडिट, स्पेशल पर्पस तू मांग रहा है कैश बेसिस डिसबर्समेंट बेसिस, मैं करा रहा हूँ, पर मैं 1 करोड़ से नीचे के बैलेंसेस को नहीं देखूंगा, उसको भूल जा भाई, मेरे पे मैं तेरे को करवा के दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। मटीरियलिटी डिसाइड मैं करूंगा, तुम्हारे से पूछ रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ, इससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा। और मैं भी ऑडिटर को यही बोलूंगा भाई, वो अगर हमने इससे नीचे के लिए बोला ऑडिटर ज्यादा फीस मांग लेगा ना भाई, उसको तो ज़्यादा चेकिंग करनी पड़ जाएगी। तो वो कह रहा है इस थ्रेशोल्ड से नीचे मैं चेक नहीं करूंगा, इससे नीचे अगर मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई होती है तो मेरा कोई मतलब नहीं है। वो पहले इंटेंडेड यूजर्स को कन्वे कर देगा, उनसे पूछ लेगा कि हम इतना मटेरियलिटी डिसाइड कर रहे हैं। 320 मटेरियलिटी उसने कवर कर रखा, ICAI ने ऐसे कवर कर रखे थे टॉपिक, में टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ। अब आज से 700 बोल रही है फॉर्म एंड कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसके अंदर हमें क्या बताना पड़ेगा, ऐसे 700 क्या बोल रहा है कि क्या बताना पड़ेगा कि क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा 700 कौन सा ऑडिट रिपोर्ट का होता है। अब ऑडिट रिपोर्ट के अंदर तो बताना पड़ेगा कि पर्पस क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, बताना पड़ेगा ना, इंटेंडेड यूजर्स कौन है, और रेफर करेगा नोट्स दैट कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन कि भाई तुमने जो ऑडिट कराई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कराई है स्पेशल पर्पस की, तो उसके रेलिवेंट नोट्स के अंदर इंफॉर्मेशन तो होगी ना कि क्यों कराई है, क्या करा है, क्या करा है, सब कुछ होएगा। समझ रहे हो ना, उसके अंदर नोट्स भी होंगे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एग्जांपल, जैसे टाटा कॉफी लिमिटेड है, ठीक है, देखो इसमें नोट्स ही रहे, स्पेशल पर्पस कंडेंस्ड स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल बेसिस, बोल दिया हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे बनाना है, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट फेयर वैल्यू एंड दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर क्लासिफाइड एज पर फेयर वैल्यू मेजरमेंट्स, और ये सब बोल दिया, पता नहीं क्या क्या लिखा है, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन बोल दिया। छोड़ो, हमें इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अब तुमने एक चीज़ दिखानी है बस, इंटेंडेड यूजर्स की भी ना रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, देखो ये चीज़, ये बोल रहा है जो स्पेशल पर्पस कंडेंस्ड
और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं कंपनी के, नोटिस टू शेयर होल्डर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 232 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। अब 232 क्या है? मर्जर एंड अमेलगमेशन का है। अब मर्जर और अमेलगमेशन में 232 ये बोलता है कि उसके काफ़ी सारे कंडीशन है, उसके बेसिस पे इन्होंने फ्रेमवर्क बनाया कि ये दोनों तीनों कंपनियां मर्ज हो रही है और इसके अंदर हम ये चीज़ें चेक करके तुम बताओ कंपनी पैसा डालेगी नहीं डालेगी। भाई शेयर होल्डर्स को तो बताएंगे ना, ये हो रहा है हमारे साथ, ये है, उन्हें एग्री कराना पड़ेगा 75%। काफ़ी सारी कंडीशंस होती है। अरे किसी चीज़ किस बेसिस पे एग्री कराओगे कि भाई ये कंपनी बी में मर्ज हो जाए या टाटा कॉफ़ी टाटा बेवरेज में मर्ज हो जाए? किस बेसिस पे बताओगे? कोई रिपोर्ट दोगे ना कि भाई ये इस अगर ये दोनों कंपनी मर्ज हो रही है ना, हमारा रेवेन्यू ऐसे ग्रो होगा, कैसे ऐसे ग्रो होगा, हमारी कॉस्ट ऐसे डिक्लाइन होगी, कैसे ऐसे डिक्लाइन हो जाएगी, ऐसे एकदम से ऐसे। भाई एक प्लांट हो जाएगा ना मर्ज होते ही, हम वहाँ पे प्रोडक्शन डबल कर देंगे, वर्कर हटा देंगे आधे, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो उसके लिए कुछ रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी ना। पॉइंट समझ आ रहा है ना? पॉइंट समझने की कोशिश करना। इसमें सारी चीज़ें ऐसी इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सारी चीज़ें कवर कर ली। ठीक है, अब अलर्ट कर रहे हैं यूजर्स को, भाई रीडर्स है ना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर पहली पॉइंट डाल देंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो प्रिपेयर किसके बेसिस पर है? स्पेशल फ्रेमवर्क, कि भाई ये आरबीआई बोल रहा है या फिर ये क्रेडिटर्स के लिए, उनके लिए यूज हो रहे हैं ये। तो इन एडिशन और अलर्ट के साथ साथ ये भी बता देंगे कि ऑडिट रिपोर्ट इज इंडिकेटेड सॉलिडली फॉर स्पेसिफिक यूजर्स। अलर्ट डाल देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के उस ऑडिट रिपोर्ट में स्पेशल पर्पस के अंदर कि भाई ये सुन लो, ये जैसे उसमें डाला था नोटिस टू शेयर होल्डर्स है और सेक्शन 232 के बेसिस के लिए आए, और कहीं नहीं होंगे। तुम कहीं पे कहीं जनरल पर्पस को उठा लो, इससे उससे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा। ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए तुम मत यूज करो, इन यूजर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए या आरबीआई के लिए। ठीक है, तुम्हें देखना है देख लो, बट ये तुम्हारे लेने देने है नहीं इसका। ऑडिटर ये लाइन डाल देगा अपने उस जब भी जो ओपिनियन देगा। समझ गए ना? अब ऑडिटर क्या कह रहा है देखो, ये क्या है एक बार देखते हैं क्या है, इससे कंक्लूजन अपने आप ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ऑडिटर इज नॉट ऑडिटर। अगर ऑडिटर ऑडिटर नहीं है कंप्लीट सेट, ये बोल रहा है कि अगर ऑडिट, जो मैंने तुम्हें बताया था कि मान लो वो हैम्पर हो रही है इंडिपेंडेंस, तो कोई ऑडिटर उन्हें देखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो ये बोल रहा है ऑडिटर इज नॉट ऑडिटर ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई बंदा आया नया जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो ऑडिटर नहीं है, उसे आइडिया नहीं है भाई कंपनी में क्या चल रहा है। उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा उनके पास एविडेंस नहीं होगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या अदर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे चल रही है, क्योंकि भाई जिसने ऑडिट करा होगा जनरल पर्पस को, तो इंटरनल कंट्रोल्स एंड ऑल का सबका आइडिया होगा, उसने तो ऑडिट करा ही है। बट नया आ गया, उसे थोड़ी आइडिया है कैसे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या चल रहा है, उसे तो सारी अंडरस्टैंडिंग अब लेनी पड़ेगी ना। तो वो बोल रहा है डज नॉट हैव आइडिया ऑफ एनवायरमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल, कि भाई इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं है, क्योंकि भाई वो तो पुराने ऑडिटर ने देख के गया है, नए ऑडिटर को क्या पता क्या लेना देना है उसको, क्यों देखेगा कोई दूसरा ऑडिटर? बात समझ रहे हो ना? उसका क्या मतलब है? अब ये बोल रहा है ऑडिटर, फिर वो ऑडिटर को अब ओपिनियन देना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। वो क्या करेगा? फर्दर ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करेगा अबाउट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे हैं, उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन डिसाइड करके बताएगा। यही तो होगा ना नॉर्मली, तुम समझ रहे हो ना? अरे यार भाई ऑडिटर है ही नहीं पुराना, अब इस ऑडिटर को तो ज़्यादा एविडेंस लेनी पड़ेगी ना, इफेक्ट इंटरनल कंट्रोल भी नहीं पता, उसे पता ही नहीं कैसे एंटिटी ऑपरेट कर रही है ना। समझ गए ना? उसके बेसिस पे ये ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करेगा और ओपिनियन बना देगा। 800 की सीरीज खत्म। नहीं है ना मुश्किल? अरे मैं बोल रहा था भाई नहीं है मुश्किल। इसके अंदर बस क्या है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के नाम पे ना कुछ भी नहीं है, बस हवा बना रखी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। बहुत मतलब बहुत कम काम आता है इसका, ऑडिटर के बाद आता है तो पैसे ही मिलते हैं, बट कम आता है, क्योंकि जनरल पर्पस हर कोई बनवाता है, स्पेशल पर्पस बहुत कम लोग बनवाते हैं और बहुत कम बनता है ये। समझ रहे हो ना? इसलिए ये टॉपिक आईसीए ने डाल दिया, भाई उन्हें अमेंडमेंट करनी होती है थोड़े थोड़े दिन में। अरे चलो ठीक है ना, तुम्हारी नॉलेज ही एनहांस कर रहे हैं, तुम्हारे लिए काम ही बढ़ रहा है इससे। हो सकता है पहले आइडिया ना हो काफ़ी लोगों का, 700 सीरीज तक चल रहे थे, हम जैसे को भी नहीं आइडिया था, हमने करा ही 700 तक सीरीज तक का काम है। 800 सीरीज मैंने नहीं करा आज तक काम, मेरे को 3 साढ़े 3 साल हो गए थे ऑडिटर, मैंने नहीं करा आज तक काम, क्योंकि यूज ही नहीं हुआ। अब क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, उन आईसीआई ने सिलेबस में डाल दिया, वहाँ पे नहीं करा प्रैक्टिकली मत करो, यहाँ पढ़ लो, काम आएगा कम से कम कर दोगे ना, मना तो नहीं करोगे? नहीं आता, आता होगा तो सारे काम करने हो भाई, पैसा बनाने के लिए सीए बने हैं, कोई फ्री के लिए थोड़ी सीए बने हैं। और हमें कौन सी वो करनी है, हम एनजीओ थोड़ी हैं, पैसा तो कमाएंगे ना भाई। अब 805 क्या बोलता है? ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट एंड स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट्स और आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑडिट करके दे दे भाई, कर देंगे। ठीक है भाई, तुम पैसे दे रहे हो, कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स को ऑडिट करके दे दो, बैंक बैलेंस को ऑडिट करके दे दो। एग्जाम्पल स्पेसिफिक एलिमेंट्स पे ऑडिट करा दिया,
एग्जाम्पल आईसीआई का एग्जाम्पल है, मेरा नहीं है ये वाला, ये तो मैंने खुद लिखा था ये आईसीआई, फिर बाद में देखा तो एक एग्जाम्पल की अच्छी सी लिस्ट दे रखी थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर देता तो मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया मैंने, ठीक है। अकाउंट्स रिसीवेबल, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स रिसीवेबल्स, भाई इस पे दो, ऑडिट करके दो, भाई कुछ भी मांगता है हर कोई, इन्वेंट्री को ऑडिट करके दो। लाइबिलिटी ऑफ एक्चुअल बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट सेक्शन प्लान, पेंशन प्लान, रिकॉर्डेड वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइड टेंजिबल एसेट्स, मैंने बोला टेंजिबल की लिस्ट बना के दो, इंटेंजिबल की लिस्ट बना के दो, लाइबिलिटी ये सब। उसके बाद आता है शेड्यूल ऑफ एक्सटर्नली मैनेज एसेट्स एंड इनकम ऑफ प्राइवेट पेंशन प्लान इंक्लूडिंग इट्स रिलेटेड नोट्स। पेंशन, भाई अब यार कोई पेंशन, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो वो डिफाइंड बेनिफिट, उनका एम्प्लॉय बेनिफिट्स का काफ़ी एम्प्लॉय है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल बिग फोर ले लो, उनके अंदर एम्प्लॉय बहुत हैं, तो जो वो पैसा जमा कराते हैं एम्प्लॉय के बेसिस, एम्प्लॉय का आगे जाके उन्हें पेंशन वेंशन मिलेगी, तो उसका भी मांग लेते हैं, भाई ऑडिट करके दो, ऑडिट करके दो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, इसके अंदर कैसे तुम अपना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दिखा रहे हो, फ्यूचर लाइबिलिटीज़ की आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पे एनालाइज वगैरह करके ये रिपोर्ट बना के दे दो। कुछ भी मांग सकता है यार कोई भी। नेट इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग इट्स रिलेटेड नोट्स, शेड्यूल ऑफ डिसबर्समेंट्स, लीज प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि भाई स्पेसिफिक एलिमेंट का भी ऑडिट करा सकते हैं, स्पेसिफिक आइटम का, स्पेसिफिक अकाउंट का, स्पेसिफिक स्टेटमेंट का। 800 सीरीज ये बोलती है। अब क्या बोल रहे हैं 800 सीरीज में, क्योंकि ये तो वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क था ऊपर कि भाई आरबीआई ने बोल दिया, क्रेडिटर्स के लिए बोल दिया। अभी यार उससे भी अंदर चले गए, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एक आइटम ही उठा ले, ट्रेड रिसीवेबल्स को ऑडिट कर रहे हैं हम नहीं, छोड़ो कैश बेसिस डिसबर्समेंट रेट हटाओ, आरबीआई सब हटा दो, लोन कोवेनेंट, वो तो लोन हो गया ना, लोन के अंदर तो बहुत सारी चीज़ चेक करनी पड़ी, कोलेटरल, टेंजिबल्स एंड टेंजिबल, सब कुछ छोड़ दो, भगाओ भगाओ, मेरे को तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये रिपोर्ट बना के दे दो, इसका ओपिनियन बना के दे दो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या हुआ, पैसा कहाँ गया, कहाँ से आया, ये सब की रिपोर्ट बना के दे दो। ट्रेड बैंक का बता दो, भाई एफडी क्या कर रहे हो, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, एफडी कराया जा रहा हो, स्टेटमेंट दो, मुझे नहीं पता, स्टेटमेंट दो एक चीज़ का। वो बहुत थोड़ा ब्रॉड आ जाता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में, वो एक तरह से ऐसे मान लो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे कर रहे हैं ऑडिट। यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, कैश फ्लो का दे दिया, भाई ट्रेड रिसीवेबल्स का दो, बैंक बैलेंस का दो, एक आइटम हो गई, स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एक ही चीज का। अब क्या इसके अंदर प्लान करके ही तो करोगे ना ऑडिट, प्लान और परफॉर्म करोगे ना ऑडिट, हर चीज की प्लानिंग करोगे, भाई तुम पढ़ाई करते हो ना, उसकी भी प्लानिंग करते हो पहले, ऐसी ऑडिट में होता है, पहले प्लान करोगे तभी तो ऑडिट करोगे ना, बिना प्लानिंग के चले जाओगे ना तो फिर तुम्हारे से ऑडिट नहीं हो पाएगा 45 दिन में कंप्लीट, 50 दिन में कंप्लीट। जो बिग फोर्स होती है ना, एक 2-3 महीने लगा देती है प्लानिंग में, उनकी पूरी प्लानिंग की पूरी 1-2 महीने तक प्लानिंग चलती रहती है कि कैसे अब हमें ऑडिट आगे करना है, चाहे वो सेम क्लाइंट हो तो भी होगा, क्योंकि भाई नई चीजें आ जाती हैं। तो जैसे मान लो पहले साल तो होगी तगड़ी प्लानिंग, अब उन्हें पता है कि किस बेसिस पे हम पहले साल क्या कमी आ रही है हमारी, उस प्लानिंग को अमेंड करेंगे, फिर उससे अगले साल दोबारा अमेंड करेंगे और अच्छा करेंगे, तो प्लानिंग चलती है काफी लंबी। अब स्पेशल पर्पस है तो क्या हुआ, प्लानिंग तो इसमें भी लगेगी ना, चाहे जनरल पर्पस हो चाहे स्पेसिफिक पर्पस हो, एवरीथिंग नीड्स प्लानिंग बिफोर एग्जीक्यूटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली वी कैन गेट गुड कंक्लूजन्स ना। अगर प्लानिंग के बेसिस पे अगर नहीं चल रहे तो कंक्लूजन अच्छे नहीं आएंगे, इधर उधर होता रहेगा, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, एक ही बंदा कैश देख रहा है दूसरा भी कैश देख रहा है, एक ही बंदा प्लांट प्रॉपर्टी देख रहा है दूसरा भी प्लांट प्रॉपर्टी देख रहा है। अगर प्लानिंग होगी भाई एक तू प्लांट प्रॉपर्टी देखेगा तू कैश देखेगा, तुम दोनों कैसे देख रहे हो, ये प्लानिंग में गड़बड़ होती है तो होता है ऑडिट टाइमली कंप्लीट नहीं होता है। अगर प्लानिंग सही होती है तो ऑडिट टाइमली कंप्लीट हो अच्छे से तुम बता सकते हो, तुम्हें फिर हावड़ तो रात रात तक नहीं बैठना पड़ता, प्लानिंग ही नहीं करके चलते, ठीक है। तो कंसीडरेशन व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, अब हमें क्या है, हमें ओपिनियन तो देना ही है और हमें उसके लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए, ठीक है। ऑडिटर में यूज ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम ऑडिट कंप्लीट सेटअप। अब अगर वही सेम ऑडिटर को ही मिल गया तो उसने तो पहले ऑडिट एविडेंस यूज ले रखे हैं ना, वो यूज कर लेगा स्पेशल पर्पस के अंदर, ठीक है। और मटीरियलिटी डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट, अरे भाई सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट की तो लोअर ही होगी ना मटीरियलिटी और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अरे यार जैसे मान लो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है कितनी सी होती है, छोटी सी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बेसिस पे हमने छोटा सा मटीरियलिटी निकाल लिया। अब वो छोटा सा मटीरियलिटी ऑब्वियसली जो जनरल पर्पस होगा, जो बड़े वाले फाइनेंशियल्स होते हैं, पूरा ऑडिट रिपोर्ट पूरी बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट, उससे तो छोटा होगा ना यार, समझ रहे हो ना मेरी बात, उससे तो ऑब्वियसली छोटा ही होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट की उसकी मटीरियलिटी फिर छोटी होगी, कैश फ्लो की उनकी तो बड़ी होगी, क्योंकि वो तो बड़े हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर सब कुछ कवर कर रहे हैं। ओपिनियन आता है, ओपिनियन पे आ जाए, वेदर द सिंगल, आप ओपिनियन कैसे देना है, वेदर द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल दो पॉइंट है इसमें, कंप्लाई विद ईच ऑफ दोज रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्रेमवर्क,
कि भाई फ्रेमवर्क की सारी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, रेलेवेंट टू द पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पर्टिकुलर एलिमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स एंड डिस्क्लोजर्स। अब ये बोल रहा है कि अगर हमें सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट पे अगर हमें अपना ओपिनियन देना है तो उसके अंदर देखना पड़ेगा ना कि वो जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फ्रेमवर्क की वो फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे, पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पर्टिकुलर एलिमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बेसिस पे चल रहे हैं नहीं चल रहे, इंक्लूडिंग उसके अंदर जो भी डिस्क्लोजर्स। अरे भाई तुम यार स्पेशल पर्पस तुम बना रहे हो, इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम आधे अधूरे डिस्क्लोजर्स दोगे, डिस्क्लोजर्स तो तुम्हें सारे ही देने पड़ेंगे ना भाई। अगर कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा तो क्या फायदा, बात समझो, अगर कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हुआ तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट ऑडिट। कंक्लूजन कब ड्रॉ होगा, जब तुमने अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करा होगा, अच्छे से डिस्क्लोज करा होगी एवरीथिंग, कंप्लाई तो करना पड़ेगा ना। पढ़ाई वढ़ाई तो तुम ढंग से कर रहे हो ना। अब देखो यार, देखो अब क्या चल रहा है, आज कौन सी डेट है, आज हो गई हमारी 25 फरवरी, 25 फरवरी, मार्च अप्रैल, मई में तो एग्जाम्स हैं। अब ये मत सोच के चलना कि तुम्हारे एग्जाम शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्शन के चक्कर में, वो सब भूल जाओ। नहीं हुई तो इलेक्शन शिफ्ट हो गए तो आईसीआई पे तो बहुत पावर है, इलेक्शन ही शिफ्ट करा दिए भाई, आईसीआई क्यों नहीं करा सकता भाई, बहुत पावर है आईसीआई पे। तो रादर देन डूइंग अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना, उसको एक जो महीना, मैंने कई स्टूडेंट्स का सुना वो क्या कहते हैं, एक महीना है भी क्योंकि इलेक्शन के चक्कर में एग्जाम शिफ्ट हो जाएंगे। अरे तुम अपना उस बेसिस पे, तो तुम्हारा 1 मई को एग्जाम है, ठीक है, उसके बेसिस पे तुम तैयारी चालू करो। अब तो वैसे भी यार 6 सब्जेक्ट रह गए हैं, उनमें 2 तुम्हें आराम से दे देने, कभी पहले देने बाद में देने, वो देख लेना तुम्हें कब देने हैं, आराम से देते रहना उसे, आराम से उसके बाद में कोचिंग लेना, सब कुछ करना। अगर तुम्हें खुद से पढ़ना खुद से पढ़ लेना। अभी जो 6 पेपर है इन पे ध्यान देके इनको निकाल दो ना एक बारी में, 1 घंटा तो कटेगा, आराम से फ्री रहोगे, उसका 2 सब्जेक्ट है, आराम से कभी पढ़ लेना। समझ गए ना, मजा आ रहा है नहीं मजा आ रहा, कुछ कमेंट वमेंट कर दिया करो, लाइक वाइक कर दिया करो, दोस्तों को शेयर कर दिया करो, बढ़िया रहेगा, उनकी भी फायदा हो जाएगा। उन्हें 800 सीरीज को डर लगता होगा, 800 सीरीज से तुम्हारा आधा डर खत्म हो गया, आधा और कर दूंगा, खत्म, फिर खत्म। उसके बाद एसआरई सबके लिए आऊँगा। अब एमसीक्यू की भी एक सीरीज चालू करें, मैंने पहले बोला था, करेंगे, सब कुछ बातें करेंगे। एक दिन ना एक लाइव क्लास लूँगा थोड़े दिनों में। इफ नेसेसरी टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड डिस्क्लोजर बियॉन्ड दो स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड बाय फ्रेमवर्क। अब कह रहे हैं कि अगर तुम्हें प्रेजेंटेशन और अच्छी करनी है ना, और ज़्यादा डिस्क्लोजर्स दे दो, और इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस डिपार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क। अरे यार अब फ्रेमवर्क से अब स्पेशल सर्कमस्टांसिस आ गए तो हमें कभी कभार इधर उधर भी होना पड़ता है फ्रेमवर्क से। ओपिनियन है बस, कुछ भी नहीं है, ओपिनियन है कि तुम्हें डिस्क्लोजर्स कैसे देने, एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देने तो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उभर के निखर के आएंगे। यार तुम कोई चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट करोगे तो अच्छा दिखेगा ना, अच्छे से कंक्लूजन ड्रा होगा, अच्छे से वो समझ पाएंगे। यार तुम अगर आंसर भी लिखते हो, आधे अधूरे आंसर लिख के आ जाओगे तो ऐसे नंबर नहीं देगा। ऐसे बुक की लैंग्वेज मांगता है, बुक के साथ साथ वो ये चाहता है कि तुमने सब कुछ कवर कराओ। आधे अधूरी चीज़ें लिखोगे तो नहीं देगा कोई भी आंसर। ऐसे आधे अधूरे अगर तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोजर्स आधे हटा दोगे तो कैसे कोई जो भी यूज़ करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कैसे कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। तो समझ रहे हो ना, बात समझ आ रही है ना तुम्हें। अब रिपोर्टिंग क्या है, देखो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो ओपिनियन बनाई दी ऑडिटर ने। अब वही सेम ऑडिटर को हमने जनरल पर्पस स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी रख लिया, स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए भी रख लिया। अब उसने ओपिनियन करा, इनकी सेपरेट होनी चाहिए ओपिनियन। तुमने सोचा कि यार एक काम करते हैं, मैंने उसके तो ओपिनियन दे ही दिया है जनरल पर्पस का, एक काम करता हूँ उसी सेम ओपिनियन को चिपका देता हूँ सेपरेट, और इनका ना इसी के अंदर, इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नीचे डाल देता हूँ स्पेसिफिक। अरे ऐसे नहीं होता भाई, इनका दोनों का ओपिनियन अलग अलग है ना भाई। जनरल पर्पस के हिसाब से चलना चाहिए पड़ेगा तुम्हें, सबके लिए है। जो स्पेसिफिक पर्पस, फॉर एग्जांपल जो आरबीआई है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। इनका ओपिनियन सेम कैसे हो सकता है। आरबीआई ने मान लो कैश फ्लो स्टेटमेंट मांग ली, उसका भाई ओपिनियन करके दो, उसके बेसिस पे बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसी है इनकी, ठीक है नहीं है भाई, तो उसका ओपिनियन अलग रहेगा ना, सेपरेट ओपिनियन, दोनों का सेपरेट चलेगा ओपिनियन, अलग अलग देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं रिपोर्टिंग ही चल रही है अभी हमारी, अब रिपोर्टिंग पे चलती रहेगी चीज़ें, बस एक लास्ट टॉपिक है 805 का, फिर 810 आ जाएगी। रिपोर्टिंग में ये क्या बोल रहे हैं, इफ ओपिनियन ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मॉडिफाइड बहुत खतरनाक वर्ड है, और रिपोर्ट इंक्लूड्स
एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, जिसके अंदर एम्फेसिस डालते हैं ना ऑडिटर, 700 की सीरीज देख लेना, नहीं देखी तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ अच्छे से समझाया वहाँ पे। या अदर मैटर पैराग्राफ, यार ऑडिट रिपोर्ट में स्पेशल पर्पस वाली ऑडिट रिपोर्ट की ना, जो उससे पहले देखा हमने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जनरल पर्पस हैं, इसे कंप्लीट सेट ऑफ, और एफएस का मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, सॉरी मैंने पहले बताया नहीं, मेरे को बता देना चाहिए था, बट एफएस का मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है। और अगर ओपिनियन ये बोल रहे कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडिफाई हो गए, समझ रहे हो, मतलब जो मेन ऑडिट के जिस बेसिस पे हम जनरल पर्पस बना रहे थे वही मॉडिफाई हो गए, और उसके अंदर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आ गया और अदर मैटर पैराग्राफ आ गया। अच्छा जी, जो गड़बड़ हो गई, अब क्या होगा फिर, शैल डिटरमाइन, मतलब ऑडिटर है जो जनरल पर्पस का, सॉरी स्पेसिफिक पर्पस का, शैल डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस में मॉडिफाई रिपोर्ट आ गई, अब जो स्पेसिफिक पर्पस वाला वो डिटरमाइन करेगा इसके इफेक्ट्स क्या होंगे स्पेशल पर्पस पे। इफ डीम्ड एप्रोप्रिएट, ऑडिटर को फिर मॉडिफाई करनी पड़ेगी ओपिनियन, एंड इंक्लूड्स एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ इन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ, ये एसपीएफएस है, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यार मैंने नहीं, देखो रिवीजन लेक्चर से इसके अंदर फिर ना जब नोट्स बनाते टाइम भी थोड़ा आलस आ जाता है, लेट इट बी, छोड़ो। तो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ठीक है ना, अब ये बोल रहे हैं कंप्लीट जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी उसके अंदर हमने मॉडिफाई कर दी रिपोर्ट, अब उसके बेसिस पे हमें स्पेसिफिक पर्पस पे आना है, और स्पेसिफिक पर्पस के अंदर भी अगर हमें लग रहा होगा तो हम कर देंगे मॉडिफाई रिपोर्ट, और एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ डाल देंगे। यार मैं आज 700 की चीज़ में नहीं जाने का मन आज, क्योंकि वो पहले पढ़ा रखी उसको देख के आ जाओ, यहाँ पे कर लेना, दोबारा दोबारा नहीं ना। If opinion on complete set of financial statements had adverse opinion और disclaimer of opinion, अब ये बोल रहा है कि जो पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे उसमें मॉडिफाई रिपोर्ट तो हो गई थी, छोड़ो, अब जो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे उसमें एडवर्स ओपिनियन आ गया, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ गया। दो तरीके हैं, क्या कैसे कैसे, अब इफ ऑडिटर कंसीडर्स इट अप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अब ये बोल रहे हैं कि देखो भाई जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है एडवर्स ओपिनियन, ठीक है, अब या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, खराब ओपिनियन होते हैं तुम्हें पता ही है। अब स्पेशल पर्पस पे इसका क्या इंपैक्ट रहेगा, अब स्पेशल पर्पस पे इंपैक्ट जो भी रहे, अगर मान लो हमें स्पेशल पर्पस का लग रहा है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, इसमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, कंप्लीट सेट में है चाहे एडवर्स ओपिनियन, बट हमने डिटरमाइन कर लिया कि भाई चलो कंप्लीट सेट में होगी एडवर्स ओपिनियन, बट हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें हमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू करनी है। तो उस पर दो ऑप्शन है, किस पे, ऑडिटर पे, किसके, स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिटर के पास सिर्फ दो ओपिनियन है, दो ऑप्शन है, सॉरी नॉट ओपिनियन। एक तो ये बोलता है, एक ओपिनियन नहीं ऑप्शन मान लो, 705 तो सीधा सीधा बोल रहा है डज नॉट परमिट ऑडिटर टू इंक्लूड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट इन सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन विच कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये सीधा बोल रहा है 705 कि अगर तुमने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर एडवर्स ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रखा है तो तुम स्पेशल पर्पस का नहीं, स्पेशल पर्पस का तुम अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते। 705 ने सीधी सीधी कांटा लगा दिया, नहीं देगा पाएगा भाई तू अनमॉडिफाइड ओपिनियन। पर अगर उसे अनमॉडिफाइड ओपिनियन फिर भी देनी है, भाई मैं तो नहीं, मैं तो दूंगा, सही है सब कुछ, कैश फ्लो स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, मैं तो दूंगा, मेरे को नहीं पता, तो ये ठीक है दे दे, शांत हो जा, दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, दे दे, मना कौन कर रहा है, दे 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 दे, ठीक है शांत हो जाओ बस। अब ये कह रहा है स्पेशल पर्पस के अंदर 3 चीज़ों के बाद हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे पाएंगे, कौन कौन सी है वो। ऑडिटर इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन, भाई ऑडिटर जैसे लॉ और रेगुलेशन से प्रोहिबिट नहीं हो रहा, जैसे यार मान लो कोई और फ्रेमवर्क में आ गया, 705 सीरीज नहीं अप्लाई हो रही है तो ठीक है ऑडिटर लॉ और रेगुलेशन से बाध्य नहीं है, फिर उसका ये ऑडिटर इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन, ठीक है ना, वो उससे प्रोहिबिट नहीं हो रहा है तो वो दे सकता है मॉडिफाइड ओपिनियन। फिर स्पेसिफिक एलिमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट मेजर एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यार मेजॉरिटी पोर्शन वो स्पेसिफिक एलिमेंट जिसका हम ऑडिट करा रहे हैं स्पेशल पर्पस के अंदर, अगर वो कंप्लीट सेट का मेजॉरिटी पोर्शन बन रहा है, यार उन्होंने बोल दिया कि इनकम भी दो कैश फ्लो भी दो, ये तो भाई 66% ले गया। अरे 3 स्टेटमेंट होती है, मोटा मोटे 3 मान लो ना, बैलेंस शीट, इनकम और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और कैश फ्लो। अभी कैश फ्लो और इनकम दोनों का मांग रहा है और 66% है, और जो कंप्लीट सेट थे उसमें एडवर्स ओपिनियन आया हुआ है। तो भाई अगर ये चीज़ हो रही है ना तो तुम एडवर्स ओपिनियन, तुम अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे पाओगे। अगर मान लो सिर्फ
अब ये होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो तुम दे पाते। अब दोनों की रिपोर्ट मांग ली ना तो तुम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे पाओगे। तुम्हें समझ आ रही है ना मेरी बात? अगर ये 3 कंडीशंस हैं, कौन कौन सी 3 कंडीशन दोबारा से? 2 तो बता दी मैंने, नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन, और स्पेसिफिक एलिमेंट जो है वो मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट ना करते हो। कौन सी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से? कंप्लीट सेट का जिसके अंदर हमने एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया, तो हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे पाएंगे। और थर्ड थिंग ये बोल रहा है दैट ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट इज नॉट पब्लिश टुगेदर विद ऑडिटर रिपोर्ट कंटेनिंग एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अरे भाई उसके साथ लगा के नहीं देने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुम्हें। जो जनरल पर्पस है और स्पेसिफिक पर्पस को अलग अलग रखोगे तो तुम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे पाओगे। तुम साथ में इशू कर रहे हो ना तो गड़बड़ है। तुम्हें अलग से ओपिनियन इशू करना पड़ेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का भाई हम कह रहे हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, वैसे कंप्लीट सेट का है एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। बट अगर तुम अलग अलग दे रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 3 कंडीशन पढ़ी, एक तो प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, दूसरा डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट मेजर पोर्शन ऑफ एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और तीसरा कि ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड इन ऑडिट रिपोर्ट दैट इज नॉट पब्लिश टुगेदर। मतलब एक साथ पब्लिश नहीं करनी दोनों को, एक के अंदर कह रहे तुम एडवर्स ओपिनियन, एक के अंदर कह रहे अनमॉडिफाइड ओपिनियन। टाइम लेके करो ना तो दिक्कत नहीं है। तो उसके अंदर क्या है, तुम्हें एक साथ पब्लिश नहीं करनी है, और कंटेनिंग एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तुम्हें समझ आया? तुम्हें समझ आया? 2 ऑप्शन दे दिए थे, 705 का दे दिया था। 705 पे इतना तो कर ही नहीं सकते तुम, बट अगर कहीं कर सकते हो, बट वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए लॉ रेगुलेशन से। साथ ही साथ वो मेजर पोर्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक एलिमेंट कवर नहीं करनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एंड द थर्ड, एंड नॉट थर्ड, हाँ थर्ड ये बोलता है कि तुम ना साथ साथ रिपोर्ट नहीं, एक बार तो तुमने एडवर्स ओपिनियन की रिपोर्ट कर दी, एक बार जगह अनमॉडिफाइड ओपिनियन की रिपोर्ट इशू कर दी, दोनों एक साथ नहीं कर पाओगे। समझ आ गई? यही ऑप्शन है। अगर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लेमर और एडवर्स ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं तो भाई हमारे स्पेशल पर्पस के पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। कौन सी? 705 जिसके अंदर वो नहीं कर सकता, और एक के अंदर कर सकता है जिसके अंदर हमें 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। कौन कौन सी 3 कंडीशन? वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, और वो जो स्पेशल पर्पस वाले होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो मेजर पोर्शन नहीं कंस्टिट्यूट करना चाहिए कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और उन दोनों की रिपोर्ट अलग अलग इशू होगी, सेपरेट, बिल्कुल साथ में इशू नहीं होगी, नॉट पब्लिश टुगेदर। अलग अलग इशू हो जाएंगे तो तुम 2 अनमॉडिफाइड ओपिनियन कौन मना कर रहे हैं? 2 खुल के 2। ठीक है, देखो अब हमारा 800 की सीरीज भी खत्म, 805 की सीरीज भी खत्म नहीं है ना, मतलब 800 ऐसे खत्म, 805 भी खत्म, 810 बचे। मैं कह तो रहा हूँ कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने ना इसमें लास्ट के थोड़े बहुत टॉपिक को टच नहीं करा, बहुत सिंपल टॉपिक है उनका। अगर ये उसमें भी उसे भी कवर कर दूंगा, रिवीजन का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा यार, वो बहुत अजीब से बहुत यूजलेस टॉपिक है। एक बार रीड करके जाओगे ना तुम्हें भी लगेगा सर इसको डालने का कोई सेंस नहीं बन रहा, तब बेकार में लंबी वीडियो खींचती। 810 है, छोटा सा इससे और रह गया, खत्म करते हैं। बताना फिर कैसी लगी तुम्हें वीडियो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। 810 एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है भाई, ये तो आसान काम है भाई, समरी बनानी है। तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, अब उसको समरी में कन्वर्ट करना है। उन्हें जिस्ट समझते हो? जिस्ट कंक्लूजन, एक बहुत छोटा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यार किसी ने बोल दिया भाई मैं नहीं पढ़ रहा तेरे बड़े फाइनेंशियल, समरी ला दे, मुझे नहीं पता, कहीं से भी ला, मुझे तो समरी चाहिए। भाई अब भाई मैनेजमेंट से तो भाई कुछ भी कह के चल जाएगा। मैनेजमेंट किसके पास जाएगा? ऑडिटर्स के पास। आ जाओ भाई आ जाओ, हम बुलाएंगे ऑडिटर्स है ना, हम तो आ जाओ, बताओ क्या हुआ, क्या दिक्कत है, किसने क्या मांग लिया, कौन सी जायदाद मांग ली तुम्हारी? कह रहे जायदाद नहीं मांगी हमारी मांगी है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों भगे भगे आ रहे हो? आराम से आ जाते पैदल पैदल, मना करता क्या मैं? पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, बाहर दोगे मेरे को दोगे, मैं तो तुम्हारा अपना हूँ भाई, तुम्हें तो ऑडिटर हूँ, मेरे को दे दो, थोड़े ऊपर नीचे कर लेंगे यार, घर की बात है, घर की बात है। 5 साल करूंगा फिर दोबारा 5 साल में अपॉइंट हो जाऊंगा, घर की बात है, क्या हो गया? ठीक है, समरी तो देनी पड़ेगी ना, ठीक है, समझ गए ना? नींदे खोल लो, पानी वानी पी लो, थोड़ा बहुत पी लो। अगर नींद, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नींद आनी नहीं चाहिए। और नींद भाई, नींद थोड़े दिन भूल जाओ, नींद को कह दो कि थोड़े दिन बाद आइयो, आराम से सोंगो पूरे दिन, एक बार पेपर क्लियर हो जाए मेरे। फिर 810 क्या बोल रहे हैं? ठीक है, समरी बनानी है। समरी का क्या मतलब है? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब तो समझे, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सीधा कुछ मैं इंग्लिश की हिंदी करूंगा इसमें, क्योंकि है ही सिंपल लाइन। ये कह रहा है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बतानी है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिराइव हुई, कुछ भी नहीं है। कंटेन्स लेस डिटेल्स, अरे भाई समरी का मतलब ही लेस होता है, तो लेस, बट स्टिल प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ये बोल रहा है कि भाई लेस है ना तो क्या हुआ, पैसे किस चीज के ले रहे हो? समरी तो अच्छे से बना के दोगे ना, हमारा कुछ कंक्लूजन ड्रॉ उस टाइप की समरी बना के दोगे ना, कुछ भी बना के दे दोगे तो मेरा कोई फायदा नहीं है। तो रिप्रेजेंटेबल होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए।
अरे तुम इंटरव्यू देने जाते हो, ऐसे कुछ भी पहन के चल जाओगे ना भाई, अपने सूट वूट पहन के जाओगे, टाई वाई लगा के जाओगे, एकदम जूते वूजा पॉलिश वॉलिश करके जाओगे, बढ़िया सी वॉच पहन के जाओगे, प्रेजेंटेबल होते, तभी तो एक बार में बंदे सिलेक्ट होते हैं ना इंटरव्यू के लिए। अरे भाई जब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई देखेगा कहेगा भाई क्या दे रखा है, ऐसे नहीं होगा, उसे प्रेजेंटेबल तो बनाना तुम्हें ही पड़ेगा ना। तुम पैसे किस चीज़ के ले रहे हो भाई, 10-10 लाख 15-15 लाख ले लेते हैं ऐसी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बंदे, किस चीज़ के पैसे ले रहे हो? अरे भाई दोगे ना बना के, अच्छे से बना के दोगे, नहीं दोगे? ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम और चेंजेस देयर इन द पीरियड ऑफ टाइम। अरे भाई क्या है उनकी ऑब्लिगेशंस उस टाइम पे, उसको समरी के अंदर डाल देंगे। और क्या चेंज हुआ है, मतलब अगर हम आज 2023 में खड़े तो 2024 के अंदर क्या चेंज हुआ, समरी के अंदर चेंज तो बताना पड़ेगा ना। रेवेन्यू इतने से बढ़ गया, हमारे एसेट्स इतने से बढ़ गए, हमारे खर्चे इतने से बढ़ गए, हमारा टैक्स इतने से बढ़ गया, हमारा डिप्रिसिएशन इतने से बढ़ गया, हमारा प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में इतने से बढ़ोतरी होगी, हमने और एसेट्स एक्वायर करे हैं क्योंकि हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही थी, तो एसेट्स तो दिखाने पड़ेंगे ना। तो ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कर रही है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिराइव कर रही है फ्रॉम द जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उससे कंटेन लेस डेटा डिटेल विद रिप्रेजेंटेबल फॉर्मेट के अंदर, जिसके अंदर सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज की डिटेल आ जाए। उसके बाद क्या कर रही है, कोई चेंज हो रहा है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, मान लो 23 से 24 में जा रही है, उसका चेंज बता रही है। समरी का मतलब यही तो हुआ, कम कम डिटेल के अंदर ज्यादा कंक्लूजन ड्रॉ इज अ समरी, वही बोल रखा है। आईसी थोड़ा घुमा के लिख दिया इसको, आईसी ने क्या 810 यही बोलता होगा जो हमारे प्रोनाउंसमेंट्स हैं, बनाता तो आईसीआई है ना, नफरा के साथ जो भी होता है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, यही रहते हैं अभी, समझ गए ना। तो अब आ रहा है इस एंगेजमेंट में क्या है, इस वाले 810 में तीनों अलग अलग चीज हो गई। एक तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो गया, एक स्पेसिफिक आइटम हो गई, स्पेसिफिक आइटम क्या थी यार, एक सेकेंड, साला एक तो नहीं नाम एकदम सेम है, हाँ, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक एलिमेंट, अकाउंट और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझ गए ना। अब ये क्या है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, समरी। अब ये तीसरी चीज हो गई। अब इस एंगेजमेंट में क्या होगा, रिपोर्ट करना है ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and shall ordinarily be accepted when auditor has been engaged to conduct an audit of financial statement for which summary financial statements are derived। सीधी सीधी पता है क्या बात बोल रहे हैं यार, मान लो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स XYZ ऑडिटर ने बनाए हैं, अरे तो वो अच्छे से समरी बना पाएगा ना, उसे आइडिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अरे यार किसी को भी उठा के लिया होगा, उसे आइडिया नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। भाई जो काम हम मेरा 10 दिन में हो सकता है ना, तुम कोई और ऑडिटर उठा लाओ, उसे समरी बनाने के लिए दे दो, पहले तो उसे समझने में 10 दिन लग जाएंगे, हो सकता है 20 दिन लग जाए। तो ये एक तरह से ना, जो मैंने ये हैश टैग लगा रखा है, ये नोट है कि भाई जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करता है ना, रिकमेंडेड है कि वही स्पेशल पर्पस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट या फिर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ओपिनियन या फिर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो भी तुम्हें एंगेजमेंट कर रहे हो उसकी, वो यही वाला ऑडिटर है जो कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है। स्पेसिफिक पर्पस ऑफ 810 समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए वही वाला ऑडिटर है। ये रिकमेंडेड है, ये जरूरी नहीं है, बट रिकमेंडेड ये है कि टाइमली कंप्लीट होगा ऑडिट। उसे पता है इंटरनल कंट्रोल्स में इफेक्टिवनेस है या नहीं है, एडवर्स ओपिनियन है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, उसे सारी आइडिया होगा भाई, उसने बनाए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, समझे ना। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, तो हम कहाँ पे थे, बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट ऑडिटर शैल 3 पॉइंट्स हैं। अब भाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंगेजमेंट, तो क्या क्या दिखेगा, ठीक है, और बता सब कुछ समझाऊंगा। डिटरमाइन वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल, अब पूछोगे अप्लाइड क्राइटेरिया क्या, बता रहा हूँ। ऑब्टेन द अग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो हम नॉर्मल में भी करते थे। ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर के अंदर जाओगे, उसके अंदर जब हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते थे उसके अंदर भी हमने एक बार ये पॉइंट डिस्कस करा हुआ है कि मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना रहे हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें सिर्फ चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वी आर ऑडिटर्स, वी आर नॉट चेकिंग फाइनेंशियल, वी आर नॉट मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वी आर चेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट बाय ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। एग्री विद द मैनेजमेंट और फॉर्म ऑफ ओपिनियन टू बी एक्सप्रेस्ड ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये कैसा ओपिनियन चाहते हो तुम, उनसे डिस्कस कर लेंगे ना।
समझ गए ना, उनसे डिस्कस करके ओपिनियन डिसाइड कर लेंगे, तो बाद में कलेश नहीं होंगे ना। मैनेजमेंट कहते यार ये भी स्कोप में इंक्लूड था, ये भी सुन, कोई कुछ नहीं था, देख ले स्कोप में क्या इंक्लूडेड था, तूने साइन करे हुए नीचे, डेट देख ले, ये नहीं चाहिए मेरे को, कुछ भी आके बोल रहे हो तुम, ऐसे थोड़ी सुन लूंगा किसी की भी, भाई ऑडिटर हूँ, बहुत एग्जाम करने में 5-5 साल लग जाते क्लियर, पहले सीपीटी दोगे, ये सब दोगे, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। चलो ठीक है, लेट इट बी। डिटरमाइन वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया आर एक्सेप्टेबल। अब अप्लाइड क्राइटेरिया क्या है पहले ये समझते हैं, फिर ये देखेंगे वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्या होगा, समझ रहे हो ना। तो डिटरमाइन क्राइटेरिया होता है मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड टू बी रिफ्लेक्टेड इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, एग्रीगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद लिमिटेड डिस्क्लोजर्स। इन अब क्या हो जाता है, अप्लाइड क्राइटेरिया हो जाता है कि मैनेजमेंट बोल रही है कि उन्हें समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, और समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिस्ट, मैंने बार बताया लिमिटेड, मतलब मोर डिस्क्लोजर, लिमिटेड, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करके उन्हें प्रेजेंट करना। इंक्रीज रिस्क हो जाता है कि भाई उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो कि मिसलीडिंग है, मतलब जैसे मान लो कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से तुम्हारा ओपिनियन चेंज हो सकता है, वो इन्फॉर्मेशन तुमने डिस्क्लोज नहीं करी, या फिर तुमने उसे डिस्क्लोजर नहीं दिया अच्छे से, या उसे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डाला नहीं जब भी तुमने अपना ओपिनियन दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तुम समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं। अगर तुमने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जिसकी वजह से मिसलीड हो सकती थी इंफॉर्मेशन, वो चीज़ दी नहीं, तो गड़बड़ा जाएंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई ओपिनियन हिल जाएगा अच्छे अच्छे लोगों का। तो ये मिसलीडिंग अगर इन्फॉर्मेशन है, भाई तुम्हें समरी देनी है, बट अगर कोई इन्फॉर्मेशन की वजह से ओपिनियन हिलता हो, वो वाली इन्फॉर्मेशन ये थोड़े तुम हटा दोगे, वो डालनी तो तुम्हें पड़ेगी ना, ऑब्वियसली। यू कांट मिस आउट दैट इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओपिनियन मे चेंज और मे नॉट चेंज, डिपेंडिंग ऑन किसको चाहिए। तो ऐसे नहीं कर, अब ये अप्लाइड क्राइटेरिया बोलता यही है कि तो तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो तुम्हें बनाने तो हैं ऑडिटर को, उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन का रिस्क भी है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अप्लाइड क्राइटेरिया, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो बनवाए ऑडिटर से। दिस इज अप्लाइड क्राइटेरिया। और फैक्टर क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं अप्लाइड क्राइटेरिया को डिटरमाइन करते टाइम, एक तो होता है नेचर ऑफ एंटिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया। भाई अप्लाइड क्राइटेरिया एक तरह से ये मान के चलो कि हम डिस्कशन कर रहे हैं मैनेजमेंट के साथ, हम आमने सामने बैठे हैं कि भाई मैनेजमेंट मैनेजमेंट हमें समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने, मैं ऑडिटर हूँ, तुम मैनेजमेंट हो, हम दोनों आमने सामने बैठे हैं, हम डिस्कशन करेंगे कैसे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एस्टैब्लिश होने चाहिए। भाई अप्लाइड क्राइटेरिया का यही मतलब है, तुम्हें ये क्राइटेरिया अप्लाई करके, ऐसे मान लो, ऐसे समझो कि ये क्राइटेरिया अप्लाई करके तुम्हें समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की, तो ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की, अब ओपिनियन समरी पे जो देना है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वो जो समरी करके देंगे वो करके तो मैनेजमेंट देगी ना, हम थोड़ी जाके वहाँ पे उनके अकाउंट्स बनाएंगे। अब वो किस किस बेसिस पे डिटरमाइन होगा उनका अप्लाइड क्राइटेरिया। अरे यार कुछ भी मांग थोड़ी कर लेगी मैनेजमेंट, अब तुम बैठो कुछ भी बोल दोगे, नहीं सर ये सब आप करके दो, अबे क्यों करके दूं मैं, भाई कुछ वो होता है ना, तुम समझो, तहजीब में रहो, ऐसे थोड़ी होता है कुछ भी मांग लोगे। हमें एक कंक्लूजन पे ड्रॉ करना पड़ेगा ना आमने सामने बैठ के कि भाई ये समरी है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसके बेसिस पे ये चीज़ें हमें तुम ड्रॉ करके दे दो और इतने दिन में दे दो। ठीक है, अब क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं ये अप्लाइड क्राइटेरिया को, भाई कैसा काम है, नेचर कैसा है एंटिटी का, उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि भाई तू मैनेजमेंट बताएगा कि यार ये सब चीज़ें तो आपको देखनी पड़ेगी, ये वो है, पर्पस क्या है समरी का, ये भी उसके बेसिस पे डिस्कशन यार तुमने जो हम अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 210 सुना है ना, ये ऑलमोस्ट ऐसा सही है, बस यहाँ पे आके 810 में आ गया ये। इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि भाई इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है इंटेंडेड यूजर्स की ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, समझ रहे हो ना कि उससे क्या मिलेगा, उसे पहले बताओ ना, उसके बेसिस पर ऑडिटर डिसाइड करेगा, यही तो मतलब हुआ। उसके बाद है वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया विल रिजल्ट इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर नॉट मिसलीडिंग इन द सर्कमस्टांसेस। वो मिसलीड नहीं होना चाहिए, सारी डिटेल समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करनी चाहिए। जैसे यार ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन वाला आ गया कि भाई मिसलीड नहीं करनी चाहिए, रिस्क तो बढ़ ही जाता है ना यार, तुमने समरी बनाते टाइम कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस कर दी जिसकी बेसिस पे हमारा ओपिनियन चेंज हो सकता था, जिस बंदे को भी चाहिए वो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसा तो नहीं करना ना, ऐसा करोगे तो दिक्कत है भाई। अब क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन क्या है कि भाई ऑथराइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मतलब जो समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है भाई, एक तो हमारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमारे एक वो होता है फ्रेमवर्क, शेड्यूल 3 होता है, शेड्यूल 2 होता है,
और काफ़ी सारे शेड्यूल्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। अब जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कोई भी शेड्यूल में नहीं लिखे, उनके लिए तो कोई लॉ रेगुलेशन है, कोई सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी, उनके उठा लेंगे हम कि भाई इसके बेसिस पे ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड सेटिंग ऑथराइजेशंस हैं, इन्होंने ये फ्रेमवर्क दे रखा है, इसके बेसिस पे बना दो। या फिर कोई लॉ रेगुलेशन बोल रहा है कि इस बेसिस पे तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके दो, या इस बेसिस पे ही करके दो, या ये चीज़ें डाल के दो, और डिपेंडिंग अपॉन कि क्या है क्राइटेरिया, क्या है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अगर ये दोनों भी नहीं है, मैनेजमेंट खुद प्रिपेयर कर लेगी, क्योंकि भाई कहीं पे भी डिफाइन नहीं है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट, फ्रेमवर्क, कहीं पे भी कुछ डिफाइन नहीं है। तो भाई कहीं तो भाई कुछ तो होगा बेस। अब ऑडिटर हाथ पर थोड़ी मारता रहेगा, कुछ तो मिलेगा उसे। या कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का उठा लो, लॉ बोलता है, कोई रेगुलेशन बोलता है, मान लो आरबीआई बोलता है भाई तू फॉर्मेट दे दे, सेबी बोलता है तू फॉर्मेट दे दे ना, हम बना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मेट दे दीजिए, वी विल ऑडिट, वी विल मेक दैट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वी विल गिव एन ओपिनियन। जो भी है, मतलब मैं तुम्हें बहुत ब्रॉड वे में बता रहा हूँ, क्योंकि ब्रॉड वे में ही बता रखा है। अंदर घुसोगे तो तुम पे असाइनमेंट्स आएंगे। असाइनमेंट्स कब आएंगे, कैसे आएंगे, वो डिपेंड करता है कि तुम कहाँ पे काम कर रहे हो। अब आता है ऑब्टेन। देखो ये हो गया हमारा पहला कि भाई हमें अप्लाई क्राइटेरिया डिटरमाइन करना पड़ेगा, किस बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, क्या एंटिटी है, नेचर क्या है एंटिटी का, उसके बाद कितना रिस्क है मिसलीड इन्फॉर्मेशन का, उसके बेसिस पे ऑडिटर करेगा ना कि भाई करूँ नहीं करूँ एक्सेप्ट एंगेजमेंट को। अब आ रहा है ऑब्टेन द अग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेजेस अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी चीज़ें देने की लेने की, जैसे प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग विद अप्लाइड क्राइटेरिया। अप्लाइड क्राइटेरिया के अपने बेसिस पर डिटरमाइन कर लिया ना क्या फ्रेमवर्क रहेगा, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चलेंगी। यार डिस्कशन हो के हम ये दिखाएंगे ना कि भाई अब तुम भाई समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते थोड़ी कि दे दिया कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जॉब बना लो। भाई डिस्कशन करेंगे बैठ के क्यों चाहिए, क्या हुआ, एकदम से क्या हो गया, अभी तो जनरल पर्पस बनाए थे तुमने यार, फिर दे दिया समरी, क्या हुआ बताओ, कुछ बताओ, कौन है, कौन मांग रहा है, क्या है, अच्छा किस बेसिस पे, क्या है, पूछेगा तो सही ना ऑडिटर रिक्वायरमेंट क्या है मैनेजमेंट से, भाई बताओ ना अच्छे से क्या है, तभी तो कुछ होगा यार, ऐसे थोड़ी होगा। और टू मेक द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब क्या होता है, टू मेक द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल टू इंटेंडेड यूजर्स ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी। अरे भाई तुम समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हो बना के, जनरल जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है मेन जिस पे ऑडिट करे वो भी तो दोगे, वो मैच कैसे करेगा समरी के साथ। मान लो अगर उसे समरी में कुछ लगा अटपटा, वो अपने जनरल पर्पस में जाके देख सकता है ना कि क्या चीज थी, वो क्यों दिक्कत आई। आर यू गेटिंग दैट? फैक्टर्स अफेक्टिंग द अनड्यू डिफिकल्टी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब क्लियरली फ्रॉम होम और वेयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल। ये क्या बोल रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि अनड्यू डिफिकल्टी ला सकते हैं, कि भाई समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब क्लियरली फ्रॉम होम और वेयर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल। अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यही बता दे कि तुम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भाई इस वेबसाइट पे जाके इस वाली लिंक पे क्लिक करोगे तुम्हें और ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे। फिर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑन पब्लिक रिकॉर्ड, मतलब जैसे तुमने एमसीए पे चढ़ा रखे हैं अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या तुमने अपनी वेबसाइट पे चढ़ा रखे हैं, पब्लिक रिकॉर्ड में वो बता देंगे फैक्टर्स। अरे यार अगर तुम ये सारी फैक्टर्स नहीं कंसीडर करोगे तो डिफिकल्टी आएगी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ढूंढने में। भाई समरी वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुम देख रहे हो, बट तुम्हें बड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो लग सकता है ना, कि अगर तुम्हें समरी में कुछ नहीं समझ आ रहा तो तुम बड़े में देखोगे ऑब्वियसली यार। और मैनेजमेंट एस्टेब्लिश कर देगी प्रोसेस, मैनेजमेंट एस्टेब्लिश कर देगी प्रोसेस टू ऑब्टेन रेडी एक्सेस टू ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट एस्टेब्लिशेस प्रोसेस टू ऑब्टेन रेडी एक्सेस टू ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो मैनेजमेंट प्रोसेस कर दे कि भाई अगर किसी को समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई तुम यूज कर रहे हो ना, कर लो, अगर तुम्हें चाहिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैं दे दूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोसेस बता दूंगी ऐसे। या तो वो कोई प्रोसेस बता दें कि तुम्हें ना अपना नंबर देना पड़ेगा, वहाँ पे ओटीपी आएगा और तुम्हारे मेल पे आ जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसा कोई प्रोसेस बता दे या प्रोसेस बना दे। ये तीनों चीज़ फैक्टर्स डिटरमाइन करती है, अनड्यू डिफिकल्टी तो नहीं आएगी फिर अगर ये तीनों चीज़ें इनमें से कुछ भी एक चीज़ हुई तो। अब क्या है, टू इंक्लूड ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये देखो ये था, इसी का ही पार्ट है ये जो ऑब्टेन करना है अग्रीमेंट विद मैनेजमेंट एंड इट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो कलर है ना पर्पल, फर्स्ट सेकंड पॉइंट। अब ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग अनड्यू डिफिकल्टी है ना, ये अनड्यू डिफिकल्टी के फैक्टर्स यहाँ पे डिटरमाइन हो रहे हैं। अब ये थर्ड पॉइंट आ रहा है, ये अग्रीमेंट ही चल रहा है अभी मैनेजमेंट और
अब हाँ ऑडिटर का, और वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर रही है। और फिर ये कह रहा है टू इंक्लूड ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन एनी डॉक्यूमेंट दैट कंटेन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंडिकेट दैट ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन देम। कि भाई टू इंक्लूड ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर तुम ऑडिटर रिपोर्ट कर रहे हो इंक्लूड ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर ऑडिटर इंडिकेट करेगा कि भाई हाँ मैंने रिपोर्ट बनाई है। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये ऑडिटर बोल रहा है मैनेजमेंट को कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का समरी मैंने बनाई है, उसके अंदर वो लिख रहा है रिपोर्ट के अंदर, दैट्स इट। और फिर हो रहा है अग्री विद द मैनेजमेंट ऑन फॉर्म एन ओपिनियन टू बी एक्सप्रेस ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अग्री कर रहे हैं मैनेजमेंट के साथ कि हम कैसे ओपिनियन देंगे, क्या देंगे, समरी, एडवर्स, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड, जो भी ओपिनियन देंगे मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके वो ओपिनियन छाप देंगे। कि भाई अगर तुम कहोगे कि ये चीज़ में तुम अगर प्रूफ दे दोगे कि तुम्हारे में कोई दिक्कत नहीं थी, ये है वो, एक्स्ट्रा प्रूफ्स लेके, एक्स्ट्रा एविडेंसेस लेके वो पब्लिश कर देंगे रिपोर्ट। अब ये जो 3 पॉइंट है ना, ये 3 मेन पॉइंट थे। अगर ऑडिटर को कोई चीज़ देखनी है ना, एक सेकंड, बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट ऑडिटर शैल, ये 3 पॉइंट दिखेगा। एक तो डिटरमाइन वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल, उसका पूरा डिटेल मैंने बता दिया कि कैसे अप्लाइड क्राइटेरिया डिटरमाइन करता है मैनेजमेंट और ऑडिटर मिलके। फिर उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रही है कौन, मैनेजमेंट एक्नॉलेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग अनड्यू डिफिकल्टी क्या क्या है। फिर थर्ड पॉइंट आता है अग्रीइंग विद द मैनेजमेंट ऑन फॉर्म ऑफ ओपिनियन टू बी एक्सप्रेस्ड ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें बिल्कुल साफ नोट्स दूंगा, ये थोड़े गड़बड़ा गए, ये भाई पढ़ाने में आई जाते हैं ना यार, ये मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि मैं पता रहे कि मैं कहाँ पे हूँ। ठीक है, समझ गए। अब आ रहा है प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे ऑडिटर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। बस ये लास्ट टॉपिक है, बाकी जो थोड़े बहुत टॉपिक थे वो बहुत रीडिंग में, एक बार जाओगे 2-4 पेज, 2-3 पेज के टॉपिक रह गए होंगे, उन्हें एक बार जल्दी से रीड करोगे ना तुम्हारा चैप्टर खत्म है। उन्हें चाहे छोड़ भी दोगे ना, इतना कोई क्वेश्चन उनमें से आने नहीं वाला। एक बार तुम्हारी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ छूटा ना हो तो वहाँ जा, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। हमने सब कुछ कवर करा है A to Z, ठीक है, ये सब कुछ कवर करा है हमने, सब कुछ, ये सब कुछ मैंने कवर करा है, तुम देखना सब कुछ है, ये सब कुछ कवर करा है, एवरीथिंग। ये देखो एग्जांपल देखो, मैंने कहा था ना मैंने ICI से उठाया, और भी था, हाँ चलो छोड़ो, ये देखो 810, ये सब कुछ, ये वाला जो भी तुम्हें पहले बताया था, ये वाली टेबल वहीं से उठाई थी मैंने, ठीक है। ये समरी, ये सब भी मैंने तुम्हें बता दिया, ये जो 3 पॉइंट बताए थे मैंने तुम्हें, नेचर अभी लास्ट टॉपिक है जो हम कवर करेंगे। इसके बाद देखो ये है ना, ये एक बार तुम रीड करोगे ना तुम्हारा वैसे ही हो जाएगा। ये है ना, ये ऑडिटर रिपोर्ट, भाई जो तुमने पहले 700 सीरीज में रिपोर्ट पढ़ी ना, उस टाइप की रिपोर्ट है, उसके बाद रीड करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये सब, ये बहुत बहुत नॉर्मल, इसमें तुम एक बार रीड करोगे ना, इसका कोई पॉइंट नहीं था इसमें रिवीजन लेक्चर में डालने का, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आने के बड़े कम चांसेस हैं। जो मेन टॉपिक था वो 810 पे खत्म हो जाता है। अब उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट में क्या कैसे थोड़ा बहुत और है, एक बार रीड करोगे समझ आ जाएगा। अगर तुम्हें नहीं भी आता ना, कमेंट करके बता देना, मैं इसकी छोटी सी और एक वीडियो बना लूँगा 10-15 मिनट की। जब तक ये लास्ट टॉपिक है, ये देख लो। अभी क्या बोल रहा है, इवेल्युएट वेदर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो क्या करेगी, कैसे क्या क्या ऑडिटर करेगा। While evaluating the summary financial statements, adequately discloses summarized nature and identify the audited financial statements। वो क्या करेगा, डिस्क्लोज कर देगा समरी फाइनेंशियल नेचर क्या है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है वो अच्छे से डिस्क्लोज कर देगा उस चीज़ को, और अच्छे से डिस्क्लोज कर देगा क्या, अप्लाइड क्राइटेरिया को। और वो किसके बेसिस पे बनेगा, अप्लाइड क्राइटेरिया के बेसिस पे। भाई तुम हमारी डिस्कशन हुई थी, तुम मैनेजमेंट थे मैं ऑडिटर था, हमारी डिस्कशन नहीं हुई थी कैसे कैसे बनाना है, प्रिपेयर तो उसके बेसिस पे करेगा और डिस्क्लोज करेगा कि भाई मैं इसके बेसिस पे, अप्लाइड क्राइटेरिया के बेसिस पे बना रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और अप्लाइड क्राइटेरिया डिस्क्लोज करूंगा कि कैसे क्या है अप्लाइड क्राइटेरिया, क्यों कह रहे हैं, क्या है, सब कुछ डिस्क्लोज करूंगा। कंटेन्स नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड आर एट एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन। भाई सारी इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, एग्रीगेट दे रहे हो, बट इन्फॉर्मेशन तो समरी में सब कुछ इंक्लूड करोगे ना, जिस्ट दोगे ना, कुछ छोड़ोगे नहीं ना जो मिसलीड करे हमें, वो सब देंगे। समझ गए ना, समरी के अंदर ये, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने आधी चीजें उड़ा दी जिसकी वजह से ओपिनियन चेंज हो जाएगा। तुम्हें उड़ाओगे नहीं तुम कुछ भी चीज, डालोगे तुम सारी चीज, बस मिसलीड वाली चीजें तो डालनी है। अकम्पनीड विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, भाई ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो साथ में दोगे ही ना, तभी तो ओपिनियन डिसाइड कर पाएगा। अगर मान लो समरी के अंदर उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके देख लेगा कि क्या है, और कुछ समझना है उसे नीचे जाके देख लेगा और क्या क्या है, क्या 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 है। उसके बाद वेदर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी टू इंटेंडेड यूजर्स, कि भाई वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें अच्छे से विदाउट एनी डिफिकल्टी उन्हें मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। अब बताओ तुम्हें कैसा लगा, था मुश्किल यार कुछ भी यार, मतलब कभी कभार पता है क्या होता है, हम ना पढ़ते नहीं है,
और ना नई चीज़ें होती है ना तो हमें मुश्किल लगती है। अब मैं समझ रहा हूँ यार, देखो मुश्किलें आई थी। अब जिन बच्चों ने पहले पूरा ऑडिट पढ़ा हुआ है, जो भी पुराना ऑडिट पढ़ा हुआ है, उन्होंने अगर मान लो किसी का पिछले अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं हुआ, अब उसे तो पढ़ना पड़ेगा, नया पढ़ना पड़ेगा ना, नया बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। तो यार ठीक है, जो हो गया वो हो गया, लेट्स रीस्टार्ट। यहाँ पे एक बटन होता है रीस्टार्ट का, लेट्स रीस्टार्ट। अब टाइम है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है यार कभी कभी ऊपर नीचे, कम पढ़ाई हुई, कुछ कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ तुम्हारा हो गया कि भाई तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाया, ठीक है, लेट इट बी। अब उसे रीस्टार्ट करो, अब नई ज़िंदगी की शुरुआत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से होगा सब, ठीक है ना। अब ये जो थोड़ी चीज़ें नहीं आई हैं, क्या हो गया, करवा रहे हैं ना हम, बैठे क्यों हैं, क्यों बैठे हैं हम तुम्हारी सेवा के लिए बैठे हैं, बिल्कुल तुम्हारी सेवा के लिए बैठे हैं हम, तुम्हारी सेवा करने के लिए इतने बढ़िया बढ़िया। मैं ये तुम्हें क्या लगता है एक बार एक दिन की मेहनत है, दो दो तीन तीन दिन लग जाते हैं भाई। मेरे को कोई आइडिया थोड़ी था इनसे क्या लिखा है क्या है, मेरे को भी तो पढ़ने पड़े ना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की और 800 सीरीज में क्या लिखा है। मान लो अगर मैं ऐसे ही आ जाता, मैं कुछ भी बोल देता, तुम कहते यार क्या बोले जा रहे हैं क्या, ऐसे नहीं भाई, मेरे को पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, दो दो तीन तीन दिन लग जाते हैं ऐसे नोट्स बनाने में। उसके बाद भी मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल का लिंक देके उसमें सारे नोट्स डाल दूंगा, तुम देखते रहना वहाँ से। और भी सारे पुराने, अगर जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ या नहीं देखे हुए, पुराने लेक्चर्स के मैंने सारे नोट्स डाले हुए टेलीग्राम चैनल पे, तुम्हें सब मिल जाएंगे। उसके बाद मैं ये वाले जो मैंने तुम्हें टाटा कंज्यूमर्स का नहीं बताया, तुम इसको पढ़ोगे ना तो तुम्हें भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, तो ये भी मैं इसके साथ ही डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट तुम मेहनत करते रहो यार। अब सिलेबस चेंज हो गया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ऐसी है ना, स्टार्टिंग में जब सिलेबस चेंज होता है थोड़े आसान क्वेश्चंस डालता है। अब 800 की सीरीज से ना इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, पहली बार क्वेश्चन आएगा, किसी को भी नहीं पता क्या क्वेश्चन पूछ लेगा ICA। अब मैंने तुम्हें सारी चीज़ें कवर करा दी है, इसके बाहर आना तो नहीं चाहिए, और नहीं भी आएगा। बस तुम अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल मन लगा के ध्यान से पढ़ते रहो। मैं सच्ची बता रहा हूँ, इस बार निकल जाएगा तुम्हारा, इस बार सच्ची बता रहा हूँ। ICI ना आसान टॉपिक छोड़ो, नया सिलेबस है, आसान चीज़ें पूछेगा, तुम अच्छे से पढ़ के जाओगे ना, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी पेपर में। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, ठीक है, अब चेंज हुई है तो कुछ नहीं कर सकते, ICI ही है हमारा माई बाप, उसके बेसिस पे हमें पेपर तो लिखने पड़ेंगे, डिग्री तो वही देगा ना, ठीक है। चलो बाकी सारी बातें अगली क्लास में करेंगे। कैसा लगा तुम्हें लेक्चर? तुम ना ग्रुप में भी, मैंने ना ग्रुप में दोबारा खोल दूंगा ग्रुप में भी तुम बातें कर सकते हो, बट यार फिर वो ना फालतू की बातें ज़्यादा होने लग जाती है, इसलिए मैंने ग्रुप बंद कर दिया था। अब रादर देन दैट, अब तुम चैनल पे मैं ये सारी चीज़ें डालता रहूँगा, करते रहो, आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती जाएगी। अपने दोस्तों को शेयर करो, बढ़ाओ, चैनल को बढ़ाते हैं ना, साथ में मिलकर बढ़ाते हैं। अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो बढ़ाओ, अगर अच्छी लग रही है लाइक बढ़ाओ, जो भी है करो, दो मेरा साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ते रहो, बने रहो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय बाय।